मैंने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की तभी मैं काम करने लग गया था। मैंने एक स्टॉक ब्रोकरेज ऑफिस में कोटेशन बोर्ड बॉय के तौर पर काम की शुरुआत की। डेटा के मामले में मैं बहुत तेज था और स्कूल की 3 साल की पढ़ाई अरिथमेटिक मैं 1 साल में ही सीख चुका था। मैं मेंटल अरिथमेटिक में एक्सपर्ट था और अब मैं एक कोटेशन बोर्ड बॉय के रूप में काम कर रहा था। एक कस्टमर मुझे रोजाना फोन करता था और मुझे आज के मार्केट भाव के बारे में पूछता रहता था। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये मेरा काम था और मैं डिजिट्स को मुंह ज़बानी याद रखता था, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। ऑफिस में मेरे अलावा भी कई लोग काम कर रहे थे और जाहिरी तौर पर मैंने कुछ दोस्त बना लिए थे। मैं सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक काफी बिजी रहता था। अपने काम के दौरान किसी और की परवाह भी नहीं करता था। मार्केट इतना बिजी था कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। स्टॉक मार्केट कभी एक सा नहीं रहता, यह हमेशा चेंज होता रहता है और मुझे स्टॉक मार्केट के इस चेंज में बहुत इंटरेस्ट था। ये क्यों बदलता रहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस चेंज को देखता रहता था। मैं बस हमेशा हर दिन लगभग 5 घंटे और शनिवार को 2 घंटे इसी के बारे में सोचा करता था। प्राइस के उतार चढ़ाव में मैं अकेला ही इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिगर्स के मामले में मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी। मुझे पिछले दिनों हुए रेट में बदलाव याद रहते थे और मैं उन्हें डिटेल में बता सकता था। बाजार के अप डाउन पर मेरी पूरी नजर थी और उसमें मेंटल अरिथमेटिक मेरी मदद करता था। उसके अलावा भी हर रोज ऐसी कई इंसिडेंट्स होते थे जो मुझे गाइड करते थे। सैकड़ों तरह के सवाल जवाब और अनुभव मुझे रोजाना मिलते थे। मैं अपने दिमाग में डोप शीट को रखता था और मुझे स्टॉक मार्केट का पुराना परफॉर्मेंस भी याद रहता था। मैंने अपने दिमाग में स्टॉक प्राइस को सेव कर रखा था और उसे लॉक कर दिया था। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि शेयर मार्केट में एक लड़ाई चल रही है और इस दौरान टिप आपके लिए दूरबीन का काम करती है। ये इतनी बिलीवेबल है कि आप 10 में से 7 बार इसका यकीन करें तो गलत नहीं होगा। एक और चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि वॉल स्ट्रीट में कुछ भी नया नहीं होता। वैसे ही शेयर बाजार में आज जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ याद रखने का मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये क्या चीज है, कब और कैसे हो रही है। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को यूज करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। मैं अपने काम को बहुत दिलचस्पी से करता हूँ। शेयरों की गिरावट और शेयरों का उछाल जानने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ और हमेशा अनुमान लगाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे नोटबुक भी मिली है। इसमें मैंने अपने अनुभव लिखे हैं। इसमें मैंने फालतू के रिकॉर्ड की बजाय मेरे हिट और मिस के रिकॉर्ड सहेजे हैं। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, और स्टॉक मार्केट के अप डाउन का अध्ययन करने के बाद में इस डिसीजन पर पहुंचता हूँ कि क्या ये पिछले 8-10 दिनों से उसी तरह बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं सोमवार को स्टॉक की कीमतों को गिरावट के तौर पर लिखूंगा कि बुधवार को इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इस तरह अब मुझे धीरे धीरे टिप के संदेशों में इंटरेस्ट होने लगी है। आपको महीने भर रुकना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए भी या नहीं, इन चीजों को मैं बार बार दोहराता हूँ और अपडेट करता हूँ। मैं लगातार सीखता जा रहा था और टिप से मैंने काफी कुछ सीखा। मेरे ऑफिस में काम करने वाला लड़का जो उम्र में मुझसे बड़ा था, एक दिन लंच के टाइम मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसा है? मैंने उससे सवाल किया कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, मुझे बर्लिंगटन पर टिप मिला है और मैं वहाँ ये पैसा लगाना चाहता हूँ। मैं वहाँ किसी के साथ जाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैंने कहा, यह हजारों डॉलरों का काम है और बड़े हिम्मत वाले लोग इस खेल को खेलते हैं। मेरे अधिकतर क्लाइंट स्टॉक मार्केट का खेल खेल रहे हैं। ये खेल सिर्फ वही लोग खेलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अपनी गाड़ी है और लग्जरी लाइफ है। उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी खेलो। मैंने कहा कि मैं कितने पैसे से स्टार्ट कर सकता हूं, तो उसने कहा कि $5 के शेयर खरीद लो। उसने कहा, मैं अभी जा रहा हूं और इस खेल के बाद हमारा पैसा डबल हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी सी किताब निकाली जिसके अनुसार पैसा डबल हो सकता है। हालांकि मुझे पैसा डबल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ खरीदा बेचा नहीं था। मैंने कभी इस तरह का जुआ नहीं खेला था। मैंने स्टॉक मार्केट में अब तक जो कुछ भी सीखा था उसे आजमाने का ये पहला मौका था। मेरी काबिलियत और डेटा की समझ और सटीकता को परखने का भी ये पहला मौका था। आखिरकार मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने बर्लिंगटन के शेयर खरीदे। 2 दिन बाद हमने उन्हें कैश कर लिया और इसमें हमें $3.1 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं लंच के दौरान ये काम करने में दिलचस्पी रखने लगा। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। कई लोगों को मेरी नौकरी छोड़ने से आपत्ति थी, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उस कार्यालय का सबसे छोटा एम्प्लॉय था और मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। मुझे याद है मैं उस समय 15 साल का था जब मैं अपनी माँ के सामने पहली बार अपनी कमाई के 1000 रुपए रखे। मेरी माँ को लगा कि मैंने कुछ गलत काम किया है
और फिर बाद में वो इस पैसे को बैंक में रखने गई थी। उसने आज से पहले कभी इतने सारे पैसे देखे भी नहीं थे और ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि 15 साल का लड़का 1000 रुपए कमा सकता है। लेकिन मैं बहुत तेज था। मैंने शेयर मार्केट के बिजनेस में खुद को साबित किया है। सिर्फ 10 शेयर खरीदकर मैंने खुद को सही साबित किया है और मेरा विश्वास भी बढ़ गया था। मैं अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा था। मैं बहादुरी से रिस्क ले रहा था और पैसा बनाने लगा। बाजार को लेकर मेरा अंदाजा लगातार सही साबित हो रहा था। शेयर मार्केट की नौकरी छोड़कर 15 साल की उम्र में मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा था और ये सब मैंने एक छोटी सी बकेट शॉप से शुरू किया। कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक था क्योंकि बकेट शॉप से शेयर मार्केट का कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव से उस बकेट शॉप के शेयर अवैध रूप से खरीदे और प्रॉफिट कमाया। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उतार चढ़ाव प्रॉफिट लॉस के रिस्क लेते हुए खुद का व्यवसाय खड़ा कर लिया था। इसमें अच्छा या बुरा सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। हालांकि मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन इस बिजनेस में मैं अकेला ही था। मैंने 15-20 शेयर से अपना धंधा शुरू किया और मैं लगातार प्रॉफिट कमा रहा था। अब मुझे बिजनेस करते हुए महीनों बीत चुके थे और मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उस बकेट शॉप की ब्रांच पूरे शहर में होटलों की लॉबी में और अन्य पब्लिक प्लेसेस पर थी। मैं होटल के मैनेजर से मिला और मैंने उससे बातचीत की, कुछ सवाल किए और आखिरकार वो ट्रेडिंग के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद स्टॉक इक्विटी तेज हो गई और होटल के हेड ऑफिस से उसे एक फोन आया कि कौन इस पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है। होटल के मैनेजर ने मुझसे संपर्क किया कि वो सवाल का क्या जवाब दें। तब मैंने उसे कहा कि आप उन्हें मेरा नाम बताइए, एडवर्ड रॉबिन्सन, और कहिएगा कि मैं कैम्ब्रिज का निवासी हूँ। मेरे कहे अनुसार उसने यह समाचार अपने हेड ऑफिस में चीफ को दिए, लेकिन वो लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैं आखिर दिखता कैसा हूँ। मैंने उससे कहा कि उन्हें कहिए कि मैं एक कम हाइट वाला थोड़ा सा मोटा व्यक्ति हूँ जिसके घने काले बाल हैं और दाढ़ी रखता हूँ। जब उसने मेरा परिचय अपने हेड ऑफिस में दिया, उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या रिप्लाई आया, तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने की मनाही की गई है क्योंकि आपने लैरी लिंग्विस्टन को इसी तरह $700 का चूना लगाया था और हम आपके साथ अब आगे बिजनेस नहीं करेंगे। इसके बाद एक के बाद में एक कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी मेरे आइडिया पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। मैंने कई जगह विजिट की और बिजनेस सेट करने की कोशिश करता रहा। लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन बचा था जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनी थी, कॉस्मोपॉलिटन स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी। कॉस्मोपॉलिटन कंपनी उस दौरान A1 थी और बिजनेस में टॉप पर थी। न्यू इंग्लैंड के हर बड़े शहर में इस कंपनी की ब्रांच थी। कंपनी के साथ मेरी डील हुई और उसने मेरे स्टॉक खरीदे और बेचे। मैंने इसके जरिए महीने तक पैसे कमाए भी और गवाए भी, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। प्रॉफिट मार्जिन पर मेरी कंपनी से बात नहीं बनी और अंत में इस कंपनी के साथ भी मेरा बिजनेस बंद होता नजर आया। यहाँ बिजनेस का टाइम और कंडीशन कुछ अलग है और एक बकेट शॉप के ब्रोकर के लिए ये जरा मुश्किल भरा था। कॉस्मोपॉलिटन अपनी प्रीमियम पॉलिसी के चलते छोटे स्टॉक ब्रोकर्स को दबा रही थी। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं उनकी शर्तें स्वीकार करूं या बिजनेस छोड़ दूं। उतार चढ़ाव अपनी जगह थे और कॉस्मोपॉलिटन की पॉलिसी से लोग संतुष्ट भी नहीं थे। इसके चलते मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को 2/3 कम कर दिया। बाद में कंपनी ने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की। मैंने उनके साथ बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन मेरे लिए आखिरी ऑप्शन भी था क्योंकि न्यू इंग्लैंड की सबसे अमीर बकेट शॉप है। क्योंकि बिजनेस करने के उसके अपने नियम थे और बाजार पर उसका दबदबा था। उसके साथ बिजनेस करने वाले लोगों में शायद मैं उसकी पॉलिसी को ना मानने वाला पहला आदमी था। उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स थे, एक शानदार ऑफिस था और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखने वाले कई लोग जो उसके ऑफिस के बड़े बड़े कमरों में बैठकर न्यूयॉर्क और बॉस्टन स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रख रहे थे। वो कपास, गेहूं, मेटल्स की बिक्री के साथ साथ न्यूयॉर्क, शिकागो, बॉस्टन और लिवरपूल में खरीदी जाने वाली हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते थे। तमाम बकेट शॉप पर उनकी नजर थी। बाजार की छोटी बकेट शॉप पर लोगों को 5 शेयर खरीदने तक की भी परमिशन थी और उन्हें खरीदने बेचने की आजादी भी थी, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन में छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम ऑप्शन थे। न्यू इंग्लैंड में निवेश के लिहाज से कॉस्मोपॉलिटन एक बड़ा नाम था। हजारों ग्राहक थे और सैकड़ों स्टॉक ब्रोकर। धीरे धीरे मेरा बिजनेस बहुत कम होता गया और जहां कभी मेरे पास 5000 शेयर हुआ करते थे, अब मुश्किल से मेरे पास 3500 थे। कॉस्मोपॉलिटन के जरिए जुड़े ग्राहक मुझसे मार्जिन के बारे में पूछा करते थे, लेकिन बकेट शॉप के लोग कभी भी इस तरह के सवाल जवाब नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं केवल 20 साल का था जब पहली बार मेरे पास नगद $10,000 इकट्ठे हो गए थे। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि रेगुलर और कंट्रोल्ड बिजनेस में संतुष्ट रहो।
वो मुझे हमेशा अलर्ट रहने की बातें कहती थी, लेकिन मैं उसे कभी भी समझ नहीं पाया कि मैं शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ, ना कि कोई जुआ खेल रहा हूँ। मैं बस उसे ये समझाना चाहता था कि मैं पैसा लगाकर पैसा कमा रहा हूँ। आज मैंने 3,500 शेयर का दाव खेला था। बाजार का उतार चढ़ाव जारी था और मुझे एक पल के लिए लगा कि मुझे बाजार से बाहर हो जाना चाहिए। फिर मैंने इसे 103 नंबर के टिकट पर बेचा, जो उस दिन के लिए सबसे कम था। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा और मुझे अनसर्टेनिटी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गलत है और हो सकता है कि मैं बाजार से बाहर हो जाऊं। मैंने अपने अनुभव से सीखा था कि शेयर मार्केट आंख मूंद कर नहीं खेलना चाहिए और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तब मैंने अपने एक साथी डेव बॉयमैन को बुलाया और कहा, डेव, आप मेरी जगह कुछ देर के लिए काम संभालिए। इस बात के लिए तैयार हो गया वो और मैंने अपने जेब से 7 टिकट निकालकर काउंटर पर रख दिए और फिर मैं वहां से चल दिया। मैंने ट्रेडिंग बंद करके टिकट के ऊपर मार्क कर दिए, लेकिन शायद मैं रियल में नहीं जानता था कि आज मुझे क्या करना है। मैं काउंटर से उठा और क्लार्क मेरी तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि टेलीग्राफ डिवाइस से क्लिक की आवाज आई है। तभी टॉम और क्लार्क ने आपस में कुछ इशारा किया और मुझे यहाँ दाल में काला होने का अंदेशा हो गया। मुझे गुस्सा आ गया और मैं अब इंतजार नहीं करना चाहता था। जैसे ही डेव ने क्लोजिंग पर कॉल समाप्त किया, मेरे अनुमान के अनुसार चीनी अब 103 अंक नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ मुझे किसी षड्यंत्र की भनक लग गई, क्योंकि क्लार्क ने मेरे टिकटों को मार्क ही नहीं किए थे और मैंने गुस्से में टॉम को कहा, गो टू हेल। मैंने कहा, इन टिकटों की कीमत 103 है, ये चाल है। मैं जोर से चिल्ला रहा था और कमरे में हर किसी ने मेरी आवाज सुनी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर मेरी परेशानी का कारण क्या है। शायद इस तरह का मामला कॉस्मोपॉलिटन के ऑफिस में पहली बार हुआ था। तभी वो मेरे पास आया और मेरे टिकट को मार्क किया। टॉम का चेहरा देखने लायक था। इसी बीच डेव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, चीनी 108। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मैंने सिर्फ हंसकर डेव की तरफ देखा। इसके बाद चीजें सामान्य ढंग से चलने लगी और एक बार मुझे एक साथी ने बताया कि ब्रोकर ने एक बार में $70,000 साफ कर दिए हैं, जो उसके एजेंट और कर्मचारियों के वेतन थे। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो जैसे बड़े शहरों में कई बार इस तरह के सट्टे लगाए गए और आखिरी में बकेट शॉप को सील कर दिया गया। इस समय लोगों के पसंदीदा शहरों में वेस्टर्न यूनियन का नाम सबसे ऊपर था। इनके एजेंटों ने जो शेयर खरीदे थे, उन्हें डबल डिजिट के प्रॉफिट के साथ बेचा। 1896 में इस काम से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदमी की मौत की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब कॉस्मोपॉलिटन स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी मुझे हराने के लिए हर चाल चल रही थी, यहाँ तक कि वो बेईमानी भी कर रही थी। वो लगातार बिजनेस में मेरे खिलाफ बेईमानी कर रहे थे और इसी बीच मैंने न्यूयॉर्क चले जाने का मन बना लिया, जहां मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता था। मैं स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में डायरेक्ट लिंक से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और 21 साल की उम्र में $2,500 लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। मैं आंकड़ों में बहुत अच्छा था और स्टॉक एक्सचेंज के गेम में ज्यादातर जीत हासिल करता था। मैं बहुत कम मौकों पर हार रहा था। मैं 10 में से सिर्फ 2 मौकों पर हारता था। मैं हमेशा दांव नहीं लगाता था, लेकिन मैं मौके की तलाश में रहता था और सही मौके पर ही मैं अपना दांव खेलता था। मुझे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने की कला समझ आ गई थी। लोगों को मुझसे तकलीफ थी और वो गुस्सा करते थे, पर उनका गुस्सा मुझे प्रॉब्लम नहीं देता, बल्कि मैं और इनकरेज होता और उनका गुस्सा मेरे फैसलों को सही कर देता था। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो आप बहुत जल्दी दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिए जाओगे। अधिकांश खिलाड़ी सोचते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं लापरवाही से रिस्क नहीं उठाता था और सही मौके के लिए कई बार 15-15 दिन इंतजार करता रहता था। और अब मुझे लगता था कि बाजार ऊपर जा रहा है, तभी मैं अपना दाव खेलता था और कई बार 2 से ज्यादा सप्ताह के इंतजार के बाद मेरा दाव सही बैठ जाता था। न्यूयॉर्क में मेरा कंपटीशन बड़े खिलाड़ियों से था। यहाँ छोटी मोटी बकेट शॉप नहीं थी और यहाँ फिलहाल मेरे पास कोई साथी भी नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। यहाँ पुलिस बहुत परेशान करती थी। ऐसे में मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो और मेरा बिजनेस आराम से चल सके। मैं सिर्फ ऐसे भरोसेमंद ग्राहक ढूंढ रहा था जिनके साथ बिजनेस कर सकूं। इस इरादे से मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कुछ अधिकारियों और क्लर्क के घर गया। ये लोग ऑफिस के बाहर भी अपना बिजनेस लंबे समय से चला रहे थे। इसी सिलसिले में मैं A.R. फुलटन एंड कंपनी में गया और अपने अनुभव के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। वैसे भी वो मुझे ट्रेडर बॉय कहते थे। मेरा अनुभव मेरी उम्र से झलकता नहीं था। लोग मुझे बच्चा समझते थे और मेरी उम्र के हिसाब से मेरे अनुभव का मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक आश्चर्य भी था कि मैं उन्हें कई बार हरा चुका था
और जो लोग मुझे करीब से जानते थे उनकी नजरों में मैं स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा रेपुटेशन वाला बिजनेसमैन था। एक बार जब मुझे लगा कि मेरे खाते में काफी पैसे हैं, तब मैंने दाव लगाया और वो बहुत ध्यान से खेला, लेकिन फिर भी हार गया। इसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने बकेट शॉप पर पहले बहुत सफलता हासिल की थी। मैं उस अनुभव के साथ उतार चढ़ाव पर दाव लगा रहा था और मैंने टिप में पढ़ा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इन सब के बावजूद भी हार चुका था। अपने तेज दिमाग के दम पर मैं इस नुकसान की भरपाई कुछ ही सेकंड में कर सकता था। मैं मार्जिन डाल सकता था और पैसे को दुगना बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नुकसान झेला, उससे सीखा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार आम दुकान से बहुत बड़ा है। समझने वाले के लिए ये बेहद बुरा अनुभव था। मैं फुलटन के ऑफिस से स्टॉक खरीदने और बेचने का काम करने लगा। यहाँ का खेल पूरी तरह अलग था और मैं यहाँ लगातार हार रहा था। मुझे लग रहा था मैं यहाँ कम नॉलेज के साथ खेल रहा हूँ और मेरा ज्ञान मेरी हार का कारण बन रहा है। मैं टिप को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकता था, लेकिन टिप को स्टडी करने की मेरी एक्सपर्टीज भी मुझे बचा नहीं पाई। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन असलियत तो ये थी कि मैं सिर्फ एक कमरे में ये सारा खेल खेल रहा था। अपने सिस्टम में एक बड़ा खिलाड़ी था और सिचुएशन मेरे हिसाब से थी, लेकिन बड़े पैमाने पर मैं खुद को साबित नहीं कर पा रहा था और लगातार फेल हो रहा था। मुझे यहाँ के बाजार के बारे में कम जानकारी थी और मेरे अंदाजे गलत हो रहे थे। मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि मैं यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के खेल में अभी कच्चा हूँ, या मेरा खेल उस लायक नहीं हुआ है कि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खेल सकूं। मैं 22 साल का था, लेकिन ऐसे भी कई लोग थे जो इस उम्र में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हालांकि कंपनी के ऑफिस वाले मेरे प्रति अच्छा व्यवहार रखते थे, लेकिन आने वाले 6 महीनों में मैंने अपने साथ लाई राशि और अब तक कमाई राशि सब कुछ गवा दिया था। कुछ लोगों पर मेरे सैकड़ों डॉलर बकाया थे, फिर भी मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैं बहुत छोटा था और कम उम्र में ही घर बार छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया था। मैं फिर से बिजनेस करने के बारे में सोचने लगा और बेहद एक्साइटेड था। मैंने बिना समय गवाए फुलटन के मालिक से बात की और कहा कि क्या आप मुझे $500 उधार दे सकते हैं। उसने पूछा किस लिए, तो मैंने कहा इस समय मेरे पास कुछ नहीं है और मैं दाव लगाना चाहता हूँ। उसने मार्जिन के लिए कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप 10% मार्जिन बनाए रखें, जिसका मतलब होता है 100 शेयरों में से $1000। मैंने कहा कि नहीं, मुझे उधारी चुकानी है, मुझे सिर्फ $500 दे दीजिए ताकि मैं फिर से अपना बिजनेस कहीं और खड़ा कर सकूं। मैं फिर से बकेट शॉप पर जाऊंगा और अपना बिजनेस शुरू करूंगा। उसने कहा कि यहीं पर बिजनेस कर लीजिए। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहाँ रहकर सक्सेस हो सकूंगा, लेकिन मैं बकेट शॉप पर पैसा लगा लूंगा और मैं जानता हूँ कि वहाँ जीत जाऊंगा। मैं अब बाजार से बाहर था और फिलहाल कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। मैंने सुना था कि 90 के दशक में ब्रॉड स्ट्रीट और न्यू स्ट्रीट लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब मैं मुश्किल में था तो कुछ सोचने के बाद मैंने सेंट लुइस जाने का फैसला किया। वो बहुत लाउड मार्केट था और मुझे कहा गया था कि वहाँ व्यवसाय की चिंता ना करते हुए बिना हेजिटेशन के कारोबार करने की कोशिश करो। फाइनली मैं सेंट लुइस पहुंच गया और एक होटल में रुका। इसके बाद मैं J.G. डॉलन कंपनी और H.S. टेलर एंड कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने लगा और मुझे यकीन था कि मैं इन दोनों को हरा दूंगा। यहाँ मुझे इस बात का भी डर था कि कोई मुझे पहचान न ले, क्योंकि पूरे देश में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े लोग मुझे बकेट शॉप का ट्रेडर बॉय के रूप में जानते थे। मैं कंपनी के ऑफिस गया जो एक बहुत बड़ी सी जगह लग रही थी और वहाँ कई लोग बैठकर काम कर रहे थे। मैंने क्लार्क से पूछा कि क्या कपास और गेहूं का बिजनेस यहीं होता है। उसने जवाब दिया हाँ। फिर मैंने पूछा क्या मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ। उसने कहा हाँ, यदि आपके पास नगद पैसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने एक घमंडी लड़के की तरह बिहेवियर करते हुए कहा ओह, मुझे तो सब कुछ मिल गया। मैंने उससे कुछ और बातें की और फिर उसने मुझसे पैसे लिए और मुझे टिकट दे दिया। उसने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने उसे जवाब दिया हॉरिस कैंट। मैं अब रोल बढ़ने के इंतजार में अन्य कस्टमर्स के बीच जाकर बैठ गया। मुझे वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं लगातार वहाँ कारोबार करता रहा। अगले कई दिनों तक मेरा वहाँ आना जाना बना रहा। कुल मिलाकर मैंने $2800 कमा लिए थे। मैं सोच रहा था कि भाग्य ने अगर मेरा ऐसा ही साथ दिया तो मैं फिर न्यूयॉर्क लौट जाऊंगा। एक दिन जब मैं सुबह खिड़की पर गया तो 500 BRT खरीदने के लिए क्लार्क ने मुझसे कहा कहो कैंट, कैसे हो? मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो कहाँ बैठते हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो अपने केबिन में हैं और रास्ता इस तरफ से है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। ऑफिस के अंदर डोलन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो मेज के चारों ओर घूमे और फिर मुझसे कहा बैठो लिविंगस्टन। मैं आश्चर्य में था और मैं सोच रहा था कि शायद अब मैं वहां बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि उसने मुझे पहचाना कैसे।
शायद उसने होटल के रजिस्टर से ही कोई जानकारी निकाली। फिर मैंने उससे पूछा कि आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते थे। उसने मुझसे कहा कि सुनो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो वो यहाँ नहीं चलेगा। उसने मुझे ऑफिस के शीशे के बाहर देखने को कहा और कहा कि 300 लोग हैं और यहाँ बैठकर मेरे और खुद के परिवार का पेट पाल रहे हैं। उसने फिर जैक नाम के दोषी क्लर्क को बुलाया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने मुझे बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई और मेरे साथ क्लर्क को भी झाड़ दिया। मैं वहां अपने $28 लेकर निकल पड़ा। अब मैंने टेलर से मिलने की ठान ली थी। वो एक बहुत अमीर आदमी था और बहुत सारे पूल रूम चलाता था। मैं वहां पहुंच गया और लगभग 1000 BRT खरीदना चाहता था। मैंने क्लर्क से कहा कि मैं कुछ BRT खरीदना चाहता हूँ, इसकी लिमिट क्या है? क्लर्क ने उत्तर दिया अनलिमिटेड है। मैंने कहा 1506 खरीदूंगा। क्लर्क मेरी टिकट लिखने लगा, तभी एक लाल सिर वाला आदमी आया और उस क्लर्क को काउंटर से दूर धकेल देते हुए मुझसे कहने लगा, कहो लिविंगस्टन, डोलन के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हो क्या? वहीं क्यों नहीं चले जाते? फिलहाल मुझे टिकट खरीदने दो और तुम इंतजार करो। मैंने कहा मैं बस कुछ ही BRT खरीद रहा था। उसने कहा तुम्हें यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। इस वक्त एक और आदमी क्लर्क के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने फिर मुझसे कहा आज के बाद यहाँ बिजनेस करने नहीं आना। मुझे लगा इसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है और मैं होटल लौट गया, अपने बिल का भुगतान किया और पहली ट्रेन पकड़कर वॉल स्ट्रीट को वापस आ गया। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने अपनी पुरानी उधारी चुकाई। कुछ समय बाद मैंने सेंट लुइस के साथ फिर से बिजनेस शुरू किया। न्यूयॉर्क आने के कुछ महीनों बाद एक पुराना दोस्त जो फुल्टन के ऑफिस में मेरे साथ काम करता था मुझसे मिलने आया। उसका नाम मैक डेविड था। वो मेरी पुरानी डायरी के जरिए कुछ नए बिजनेस स्कीम लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे टेलर के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि वो एक पूल रूम का मालिक है, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे जानता हूँ। शनिवार को बाजार आधे दिन के बाद बंद हो गया था और उसके बाद मैं अपनी निजी जीवन की अलग अलग एक्टिविटीज में लग गया। सोमवार को 12 बजे से कुछ पहले होबोकन से मिलने गया। वहां मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसे मैंने सेंट लुइस के ऑफिस में भी देखा था। वो आदमी मैनेजर से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद मैंने मैनेजर से पूछा, ये वही आदमी है? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो यहाँ सिर्फ मनी मैनेजमेंट के लिए आया है। तभी वो व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझसे कहा, कैसे हो लिविंगस्टन? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते? उसकी बात सुनते ही मैंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। सेंट लुइस ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम सचमुच यहाँ बिजनेस करो। इसके बाद उसने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी को बुलाया और कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि लिविंगस्टन यहाँ नहीं आए। उसने मुझे इनडायरेक्टली जताते हुए दोबारा यहाँ ना आने को कहा। आज के बाद मेरे ऑफिस से दूर रहना और यहाँ बिजनेस करने के बारे में सोचना भी मत। ये सब मेरे लिए बुरे सपने की तरह था, क्योंकि उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मुझे सेंट लुइस से इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मैं फुल्टन के ऑफिस गया और मैक डेविड को सारा किस्सा सुनाया। मैंने मैक के साथ मिलकर होबोकन जाकर बिजनेस करने की सोची और उसने मुझे $1000 देकर वहां भेजा, क्योंकि अभी कुछ कारणों से ट्रेलर ने अपनी ब्रांच बंद कर दी थी। एक आदमी को अपनी गलतियों से सीखने में टाइम तो लगता है। वैसे भी हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन शेयर मार्केट में सिर्फ एक ही पक्ष है। हालांकि मुझे ये प्रिंसिपल समझने में थोड़ा वक्त लगा। इस बीच कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट को लेकर इमेजिनेशन के जरिए पैसा कमा रहे हैं। कभी कभी ऐसे लोग लाखों कमाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ये भी सिखाया है कि जब तक मुझे पूरी तरह यकीन ना हो तब तक मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके चलना चाहिए। मैंने इस बिजनेस में कई बार प्रॉफिट और लॉस का गेम खेला है। मैं कभी भी सोल्यूशन में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि एक आदमी को अपने खुद के डिसीजन पर बिलीव करना चाहिए। मैं अपनी शुरुआती सफलता का क्रेडिट अपने दिमाग और अपने ज्ञान को देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं इस मामले में बिल्कुल जीरो था। खेल ने ही मुझे खेल सिखाया है। मुझे न्यूयॉर्क में अपना पहला दिन याद है। मैंने आपको बताया था कि कैसे बकेट शॉप्स में शुरू किया हुआ मेरा बिजनेस एक रेप्यूटेड कमीशन हाउस तक पहुंचा। मैं उस दिन 1 बजे न्यूयॉर्क पहुंचा था और मैंने उसी दिन अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे लिए सब कुछ आसान था। दाव लगाना, कीमतों के अप एंड डाउन स्कोर पर नजर रखना। दिन बढ़ने के साथ मैं और अधिक एक्टिव हो गया था और बाजार मुझसे भी अधिक एक्टिव। मैं सिर्फ 22 साल का था और मैं इस खेल को A to Z जानने लगा था। मैं लगातार बेहतर कर रहा था और मुझे यकीन था कि मैं आगे भी अच्छा करूंगा। फिर मैंने एक लड़के को देखा जो ठीक उसी तरह से भाषा बोल रहा था जो मैं अपने शुरुआती दिनों में बोला करता था। हालांकि 22 साल की उम्र में कई तरह की गलतियां की जा सकती थी। कुछ दिनों बाद मैंने खुद ही महसूस किया कि मैं यहाँ
इस तरह बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर फुलटन के पास गया और फिर सेंट लुइस से मिला। मैंने फिर अपना पैसा बकेट शॉप पर लगाया। ये एक ऐसा खेल था जिसमें मैं कभी नहीं हार सकता था। मैं बेहतरीन अंदाज में जीत रहा था। मैंने कुछ दोस्त बनाए और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। अब मैं लगभग 23 साल का हो गया था। मैं आसानी से पैसा कमा रहा था और सब कुछ ठीक लग रहा था। शायद ये वो समय था जब शेयर मार्केट अपने बूम पर था। हर कोई पैसा कमा रहा था और देश भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा था। सन 1901 में हमारे पास 3 मिलियन शेयर थे। लोग स्टील में कमा रहे थे। शहर में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही थी। शेयर मार्केट ने सभी को रिच बना दिया था और पैसे की कीमत लोगों की नजर में बहुत कम रह गई थी। लोग स्टील में अच्छा पैसा कमा रहे थे। अमेरिकी स्टील शेयरों के लिए एक अलग से बाजार बनाया गया। कुछ ही मिनटों में ब्रोकर ने 1 लाख शेयर बेच दिए। गजब का समय था और गजब के लोग जीत रहे थे। इसी दौर में कीन ने रॉबर्ट को 1.5 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया। 8 मई सन 1901 को बाजार बंद होने से पहले पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि देश के करोड़पतियों के बीच शेयर मार्केट में जंग चल रही है। पूरी दुनिया एक स्टैटिक आइटम की पावर देख रही थी। मार्केट मेरे अनुमान से बहुत हाई चल रहा था। ऐसे उतार चढ़ाव पहले कभी नहीं देखे गए थे। मेरे केपेबल ऑनेस्ट ब्रोकर लगातार काम कर रहे थे। अचानक मुझे पता चला कि जिन शेयरों का मैंने ऑर्डर दिया था उनकी कीमत 30 से 40 अंक कम हो गई है। मैंने फिर कुछ और शेयर खरीदने की योजना बनाई। मैंने तुरंत शॉर्ट्स को कवर करने के बाद लंबे समय तक रुकने का फैसला किया। मेरे ब्रोकर ने हालांकि बहुत ज्यादा कीमत के शेयर नहीं खरीदे थे, लेकिन उन्होंने एवरेज 15 अंकों के साथ मुझे पेमेंट किया और इस तरह मेरा लॉस 35 अंकों का रहा। इस बार टिप ने मुझे डबल क्रॉस कर दिया। वैसे मैं टिप को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, लेकिन इस बार इस टिप को गलत स्टडी करना मेरे लिए रिस्क भरा रहा। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद पता चला कि मुझे ये जानकारी थी कि मुझे कब खरीदना और कब बेचना है। धीरे धीरे बाजार स्थिर होने लगा। फिर मैं कुछ दोस्तों के साथ गर्मियों में न्यू जर्सी समुद्र के तट के किनारे घूमने चला गया। वहां मेरे अलावा कई वॉल स्ट्रीट से बिलोंग करने वाले लोग मौजूद थे। हालांकि इस बार मेरे पास नुकसान के चलते पैसों की कमी थी। फिर मैंने फैसला किया कि न्यूयॉर्क छोड़ दिया जाए और कहीं और कोशिश की जाए। जब मैं 15 साल का था तब मैंने पहली बार $1000 कमाए थे और जब 21 साल का हुआ तो पहली बार $10,000 कमाए। उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में हजारों डॉलर कमाए और गवाए। कई बार मुझे $50,000 मिले और अगली बार मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ नहीं है। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव यही है। मैं घर लौट आया, लेकिन जिस वक्त मैं घर आया था वॉल स्ट्रीट में हिस्सेदारी प्राप्त कर फिर से बिजनेस खड़ा करना चाहता था। वॉल स्ट्रीट इकलौती ऐसी जगह थी जहां मैं बड़ा बिजनेस कर सकता था। जब सब कुछ ठीक होगा तो मुझे ऐसे ही एक जगह की तलाश होगी, और वैसे भी जब आदमी के लिए समय ठीक होता है तो वो सब कुछ पाना चाहता है। मैं फिर बकेट शॉप से कोशिशें शुरू कर दी। जो लोग मुझे जानते थे वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं फिर से यहाँ बिजनेस शुरू करूँ। फिर वहां मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसने मेरे लिए कुछ शेयर खरीदे और तभी खरीदी बिक्री बंद हो गई। जब इस बात का जवाब पूछा गया तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया और इसे लेकर बहुत देर तक विवाद चलता रहा। इन सब के बीच मेरा बोर्ड का पैसा रुक गया, लेकिन फिर भी मैंने इनफ मनी कमा लिया था। फिलहाल मुझे टेंशन थी एक पार्टनर बनाने के लिए। एक दिन मैं एक होटल की लॉबी में अपने साथियों से बात कर रहा था जिससे मेरी पुरानी पहचान थी, जो बाजार के स्टैटिक बिजनेसमैन थे। वहां सभी शेयर मार्केट की बात कर रहे थे। एक साथी ने बात बात में मुझसे पूछा कि स्पेशल ब्रोकरेजेस से मेरा क्या मतलब है। मैंने कहा कि वो देश के सबसे अच्छे ब्रोकरेज होंगे। फिर उसने पूछा कि वो कौन हो सकते हैं। मैंने कहा मेरा मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी सदस्य। मैंने कहा मैं सप्ताह में किसी भी दिन बकेट शॉप में बिजनेस कर सकता हूँ। तभी एक आदमी ने मेरी बातों में दिलचस्पी ली। उसका नाम रॉबर्ट्स था। मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बातों ही बातों में मुझे एक तरफ ले गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैंने कभी एक्सचेंज का कारोबार किया है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं किसी आदमी को जानता हूं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़े और हजारों शेयरों की गारंटी दे सकता है, वो भी सिक्योर और सीक्रेट तरीके से। उसने कहा वो छोटे कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं, वो बहुत अधिक केपेबल और ऑनेस्ट हैं। फिर मैंने पूछा कि वो सरकारी नियमों और 8वें कमीशन के नियम का पालन करते हैं। तब उसने कहा क्यों नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन फिलहाल उसमें बहुत दिक्कत है। मैंने उससे कहा कि मैं अमेरिका की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी को जानता हूँ। उसने जवाब दिया मैं खुद वहीं पर बिजनेस करता हूँ। अमेरिका और कनाडा के कुल 78 शहरों में इसकी ब्रांच है। वो बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं। मैं उसकी कई बातों पर सहमत हो गया। फिर मैंने पूछा कि क्या वो उन्हीं शेयरों में बिजनेस करते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में निपटाए जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं गेहूं, कपास और ऐसे ही अन्य चीजों में डील करता हूँ। मैंने फिर से न्यूयॉर्क जाने का मन बना लिया।
उसने मुझसे कहा, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मैनेजर से मिला सकता हूँ। मैंने उससे कहा, मैंने शेयर मार्केट के ब्रोकर को बहुत करीब से देखा है। वो जब कमाई करने पर आते हैं तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ते। मुझे इस पर सोचना होगा क्योंकि मैं ब्रोकर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं खुद सभी ब्रोकर से परेशान रहा हूँ। मेरा पुराना अनुभव कहता है कि इस फर्म का लीगल बिजनेस है। मुझे टेलर की चिंता थी, लेकिन इस फर्म के लिए मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैं खुद मैनेजर के पास गया और मैंने बात की। मैं स्टॉक एक्सचेंज का पुराना खिलाड़ी था। उसने मुझे 1 मिनट में 10 लाख कमाने का लालच दिया। उसने मुझे मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं था मैंने सौदा नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, तब मैंने 3 फर्मों के साथ खाता खोला और एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। 3 ब्रोकर के साथ डील शुरू की और मैंने बहुत स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट किया ताकि कोई दिक्कत ना पैदा हो जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। एक फर्म के साथ भी मैंने बिजनेस शुरू किया जिसके ब्रोकर सीधे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। मेरा यह बिजनेस बकेट शॉप जितना धीमा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये अन्य ब्रोकरों की कंपैरिजन में स्लो था। लेकिन मैं फिर भी लगातार जीत रहा था। 10 में से 10 बार मैंने जीत हासिल की। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुझे वॉल स्ट्रीट वापस जाना पड़ा। समय के साथ मेरे संबंध ब्रोकरेजेस के साथ काफी फ्रेंडली हो गए थे, लेकिन वो मेरी जीत को परमानेंट नहीं मान रहे थे और मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर पुरानी चालों के साथ मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कई बार उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने कभी भी अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने बहुत बेकार दाव खेला जिसे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और आखिर में उनके साथ बिजनेस खत्म करना पड़ा। मुझे एक सीख और मिली। एक धोखेबाज के साथ बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पकड़े जाने पर वो आपको कुछ नहीं कहता, वो बिजनेस बंद हो जाता है। मैंने आगे से ऐसे बदमाशों के साथ इसे कंटिन्यू ना करना ही सही समझा और ये सबक मेरे लिए काफी था। इसके बाद मैंने अपने 5 ब्रोकरों को स्टॉक के खेल पर लगा दिया। उन्हें 100 शेयर बेचने का काम दिया गया और उन्होंने तुरंत ही ऐसा किया। जब स्टॉक एक्सचेंज खुला तो बाजार जमीन पर था। फिर से मैं एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हुआ जब स्टॉक एक्सचेंज में मुझ पर आरोप लगाए गए। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं कैश के साथ खेल रहा था, जबकि मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि मेरा कोई साथी नहीं और मैं हमेशा अकेले ही दांव लगा सकता हूं। मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर द्वारा पैसे गवा दिया जाना कोई नया नहीं है। वो मेरा पैसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आखिर में मुझे मेरा पैसा मिला। वो इस तरह की चाल से कई गरीबों के पैसे खा चुके थे, लेकिन मैं पुराना खिलाड़ी था जो बच निकला। मुझे एक बार फिर लगा कि बाजार का सिस्टम सही नहीं है। मैं बड़ा दांव लगाना चाहता था, लेकिन बाजार की स्थिति उस काबिल नहीं थी जितना इन्वेस्ट करना चाहता था। इसी बीच मैंने न्यूयॉर्क लौटने का फैसला किया। अब मेरे पास अपनी खुद की एक कार थी और मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था जो एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन था। हम रात के खाने के लिए होटल न्यू हेवन गए। उसने मुझे होटल के एक पुराने बिजनेसमैन से मिलाया जो मेरे परिचित भी थे। वहां का मैनेजर मुझे एक एक्टर या स्टेज स्पीकर की तरह दिख रहा था। वो बहुत टैलेंटेड था। उसने मुझसे कुछ इस अंदाज में गुड मॉर्निंग किया कि मुझे लगा कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। हम एक स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचे थे तो उसे लगा हम जिंदगी का आनंद लेने वाले यूथ हैं। हम न्यू हेवन में रात गुजार चुके थे। अगली सुबह हम 10 बजे उठे। आज के दिन बाजार की हालत ठीक नहीं थी और हमने जो $500 लगाए थे वो नीचे आ चुके थे। स्टॉक 1 पॉइंट टूट चुका था और मैंने टिकट बंद कर दिया था। मेरे पास $500 का मार्जिन था। आखिरी में मैं वॉल स्ट्रीट वापस आ गया और मैं लगातार स्टडी कर रहा था। मैं 20 साल का था जब पहली बार मैंने कमाई की थी और जब मैं 22 साल का हुआ तो भाग रहा हूँ। मेरी पार्टनरशिप $50,000 से ऊपर हो गई थी जो मैंने 9 मई को गवा दी। मुझे लगता है कि मेरे पास हर चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। आपके पास दुनिया में जो कुछ भी है उसमें खोने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। जब आप पैसा गंवाते हैं तो सीखना शुरू कर देते हैं कि जीतना कैसे है। मुझे हमेशा ऐतराज रहा है कि किसी भी चीज के ओवर स्पेशलाइजेशन से और साथ ही अटकलों मतलब जजमेंट का खेल किसी नियम को नहीं मानता। हालांकि स्टैकिस्टों के लिए कानून कायदे जरा सख्त हैं। न्यूयॉर्क में एक ब्रोकर ऑफिस जहां एक फ्रांसीसी अपने चार्ट के बारे में बता रहा था। पहले मैं उसे एक फालतू आदमी समझता था, लेकिन बाद में पता चला वो बहुत अच्छा है और हमेशा मोटिवेशनल और इफेक्टिव बातें करता है। उसे हर चीज का ज्ञान था और उसका नॉलेज हमेशा काम आता था। उसके अधिकतर 15 दिन सही होते थे और उसका चार्ट 100% सही रहता था। उसके अलावा एक स्टॉक एक्सचेंज हाउस का पुराना साथी जो एक एजुकेटेड मैथमेटिक्स एक्सपर्ट था। वो बड़े टेक्निकल स्कूल से डिग्री प्राप्त कर चुका था और बाजार के बिहेवियर के बारे में बहुत अधिक जानता था और मिनटों में चार्ट तैयार कर देता था।
कुछ वर्षों बाद वो बाजार से चला गया और बाद में उसका कुछ पता नहीं चला। इस दौरान मैं अपने बिजनेस को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मैं अपनी सबसे बड़ी परेशानी का अंदाजा लगाया, जो बाजार के असली रूप को लेकर थी। फिर भी टिप को पढ़ने की मेरी काबिलियत और मेरा पिछले 7 साल का अनुभव मेरी मदद कर रहा था। मैं लगातार प्रॉफिट कमा रहा था। मैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले अधिक प्रॉफिटेबल डील कर रहा हूँ और इसके लिए मैं खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखता था। एक यंगस्टर होने के नाते मैं बहुत अधिक सोचता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखता था कि मैं भरपूर नींद लूं ताकि अगले दिन एक शानदार सुबह की शुरुआत कर सकूं। मेरा ये भी मानना था कि जीवन के आनंद से दूर रहकर कमाई के पीछे भागना भी ठीक नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और जानता था कि रोटी कमाने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी होती है और कितना रिलैक्स रहना होता है। मैं टाइम टेबल का और ज्यादा पंक्चुअल हो गया था। टाइम को लेकर मैंने ये सबसे बड़ा सुधार खुद में किया था। अब मुझे स्टडी करनी थी कि स्टार्ट के दौरान क्या होने वाला है। मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता था और इसके लिए मैं अप डाउन पर ध्यान रख रहा था। अपने बिजनेस के अलावा मैं रेलवे की इनकम और फाइनेंस के फिगर पर भी ध्यान देने लगा। मैं लगातार स्टडी कर रहा था और अपनी गलतियों को ट्रैक कर रहा था। अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही मेरा चार्ट बाजार में अक्सर 100% सही होता था। अब मैंने अपने यंग माइंड पर थोड़ी सी रोक लगाते हुए कुछ भविष्यवाणी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अब मैं केयरफुल गेम खेल रहा था। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि वॉल स्ट्रीट उन्हें कभी पैसा नहीं देता। इस वक्त फुलटन में नॉर्मल भीड़ थी। एक बूढ़ा आदमी जो भीड़ से अलग दिख रहा था, वो दूसरों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा था। वो कभी भी अपनी जीत पर इतराता नहीं था और सामान्य रहता था। वो हमेशा लोगों के सुझाव लेने के लिए एक्साइटेड रहता था। वो बुल मार्केट का बड़ा खिलाड़ी था, सब कुछ जानता था। कुछ समय बाद एक दिन एल्मर हार्वुड नाम का मेरा पुराना फ्रेंड मेरे ऑफिस आया। उसने कार्ड लिखा और क्लर्क को थमा दिया। फिर वो ऑफिस से चला गया। जाने से पहले उसने कहा कि मैंने अपना क्लाइमैक्स मोटर बेच दिया है और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं इसे फिर से खरीद लूंगा। प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर मार्केट में एक बार फिर डुबकी लगानी होगी। एल्मर निराश और बेहद अग्रेशन में थी। उसके प्रति सभी को सिंपैथी थी। उसने गुस्सा कर निजी तौर पर कहा कि उसे क्लाइमैक्स मोटर्स के बारे में पता है। यदि 500 शेयर खरीदे जाते हैं तो 7 अंक का प्रॉफिट निश्चित है। ये एक बड़ा प्रॉफिट होगा और मेरी ये टिप तुम हमेशा याद रखोगे। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने पर मैं मार्केट में अपनी पोजीशन खो दूंगा। मैं उसके बारे में जितना भी जानता था, मुझे हर बार यही लगा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे देखकर मुझे लगा कि आज का हर यंगस्टर उसके मुकाबले कितना वीक है और कमजोर है। कभी भी लालच में काम नहीं करता और उसका हर कदम उसके एक्सपीरियंस के दम पर है। वॉल स्ट्रीट में कई साल के बाद लाखों डॉलर का प्रॉफिट और लॉस कमाने के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा मैंने यहाँ बनाया है। बुल मार्केट आपको सब कुछ सिखा देता है। मैंने यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, एक्सपीरियंस भी कमाया है, जो शायद ज्यादा मायने रखता है। शेयर मार्केट बिजनेसमैन या ब्रोकर ये जानता है कि उसे लाखों लोगों के पैसे कैसे चलाने हैं और कैसे लगाने हैं। लेकिन एक बात और फैक्ट है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, मार्केट के अप एंड डाउन को सही जजमेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ एक्सपीरियंस और खुद पर बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन केस स्टडी और टिप को पढ़ने की आपकी काबिलियत अकेले ही आपका साथ देती है। आपको अपने माइंड और आईक्यू का उपयोग करना होता है और आप यहाँ गलती नहीं कर सकते। एक बात और थी जो मैंने फुलटन के ऑफिस से सीखी थी, वो ये थी कि आप जब भी नई शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं लॉस होगा। एक्साइटमेंट और बिना सोचे समझे डिसीजन लेना शेयर मार्केट में हमेशा रिस्की ही रहा है। ये सब मैंने सालों में बाजार से सीखा है। मेरी अधिकतर कामयाबी मेरे टिप स्टडी एक्सपीरियंस के बल पर मिली थी। मैंने अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अनुभव यहाँ लगाया था। मैंने एक और चीज लोगों से सीखी थी, वो ये थी कि जब आपके पास कैपिटल बढ़ने लगे तो आप एक्सपेंसेस में मिनिमाइजेशन बिल्कुल ना करें। इसलिए मैंने जीवन में एडवेंचर्स और एंटरटेनमेंट को हमेशा शामिल रखा। ऐसे कई एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद हैं जिनको यदि मैं डिटेल में बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा। सचमुच शेयर मार्केट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सन 1906 का बसंत था और मैं वेकेशन के लिए अटलांटिक सिटी आया हुआ था। मैं हवा पानी चेंज करने के मूड से स्टॉक मार्केट से बाहर था और आराम कर रहा था। मैं जब लौटा अपने ब्रोकर और हार्डिंग ब्रदर्स से जाकर मिला। अकाउंट सुपर एक्टिव था और मैं 3000 शेयर स्विंग कर रहा था। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि इससे पहले मैं कॉस्मोपॉलिटन की शॉप पर 20 साल की उम्र में ये सब कर चुका था। लेकिन बकेट शॉप और वॉल स्ट्रीट में मार्जिन का काफी डिफरेंस था।
रियल में आपको मेरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी याद होगी। मैं जनरल बाजार के प्रति इंक्वायरी के मूड में रहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मेंटली थोड़ा वीक हो रहा हूँ। मेरे जजमेंट गलत होते जा रहे हैं और मैं मेंटली कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यही सब सोचकर मैं अपने एक दोस्त के साथ अटलांटा सिटी घूमने गया था। एक सुबह हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और न्यूयॉर्क की खबरें पढ़ रहे थे, हमारे सामने समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। हम समुद्र की गीली रेत का आनंद ले रहे थे और सब कुछ बेहद एक्साइटेड करने वाले थे। तभी न्यूज़पेपर से मिली मार्केट की खबरों में हमने देखा कि मार्केट काफी स्ट्रांग और एक्टिव हो गया है। मेरा दोस्त भी शेयर मार्केट में डील करता था और उसने उस वक्त मीडियम रेंज के शेयर खरीदने की सोची। उसने मुझे भी बहुत अधिक रेट के शेयर ना खरीदने की राय दी। मैं लगातार बोर्ड पर नजर बनाए हुए था और मुझे लगा कि मुझे अपने शेयर बेच देना चाहिए। मैं लगातार मार्केट स्ट्रैटेजी और अप डाउन पर नजरें बनाए हुए था। फिर मैं अचानक वहां से चल दिया। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या सोने जा रहे हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं अपने स्टॉक बेचने जा रहा हूँ। फिर मैं खाली टेबल के पास गया जहाँ कुछ खाली ऑर्डर पैड पड़े थे। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे आ गया और तभी मैंने 1000 यूनियन पैसिफिक बेचने का ऑर्डर लिखा। जब मेरे दोस्त ने ऑर्डर को पढ़ा तो मेरी ओर आश्चर्य से देखा और कहा कि क्या तुम सही कर रहे हो? लेकिन मैंने बस उसकी ओर एक नजर देखा और फिर मैं ऑपरेटर के पास चला गया। मेरे दोस्त ने फिर मुझसे पूछा कि क्या तुम इसे बेच रहे हो, और वो मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हॉल के बाहर घसीटते हुए ले गया। उसे लगने लगा शायद कोई टिप मिल गई है मुझे, वरना मैं अपने शेयर कभी नहीं बेचता। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने शेयर बेचने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई कारण नहीं बता सकता, बस मुझे इतना पता है कि मैं स्टॉक बेच रहा हूँ। मैं फिर काउंटर के पास चला गया और 1000 स्टॉक बेचने का ऑर्डर दे दिया। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने जो करना है वो करो, शायद तुम पागल हो चुके हो, लेकिन फिर भी पूरा स्टॉक बेचने से पहले यहाँ से चलो। मैं उस समय किसी की नहीं सुन रहा था, सिर्फ अपने मन की कर रहा था। फिर मेरा दोस्त हार्डिंग ब्रदर्स अटलांटा सिटी ब्रांच के उस ऑफिस से खुद बाहर चला गया, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैं जानना चाहता था कि पिछले 2000 शेयर की कीमत क्या हो गई है। लंच के बाद हम फिर ऑफिस गए। मुझे इस बात की खुशी थी कि इस समय बाजार स्ट्रांग था और यूनियन पैसिफिक के शेयर पॉजिटिव वे में बढ़ रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारा अंत देखना चाहता हूँ, और वह बहुत खुश था। अगले दिन बाजार जनरल पोजीशन से हाई पर चल रहा था। मुझे अपने दोस्त का मजाकिया कमेंट याद आया। दोपहर के बाद यूनियन पैसिफिक के शेयर बढ़ना बंद हो गए और दिन खत्म होने वाला था। शाम होते होते एवरेज कंडीशन पर मार्केट बंद हो गया। अगले दिन छुट्टी थी और मैं न्यूयॉर्क लौट आया। तभी मुझे सैन फ्रांसिस्को में भूकंप की खबर मिली। एक भयानक आपदा के बाद मार्केट कुछ अंकों तक डाउन चला गया। जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, वहीं शेयर मार्केट भी औंधे मुंह गिर चुका था। तभी मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते, हालांकि टिप कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मुझसे कहा कि एक आदमी ब्लैक फ्राइडे से पहले जिम फिक्स की बात कर रहा था और सोने में इन्वेस्टमेंट करने को फायदेमंद बता रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने अंदाज में खेलना चाहता था। अगले दिन मेरे शेयरों की कीमत दुगनी हो गई और मैंने 10,000 से अधिक शेयर बेच दिए। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, पर मुझे खुशी थी कि मैं 100% सही था। अब मैं ऑन पेपर और ऑफ पेपर सही चल रहा था। मैं केयरलेस होकर नहीं खेल रहा था, लेकिन मैं पुरानी स्ट्रैटेजी से ही खेल रहा था। जिस तरह भूकंप की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, उसी तरह शेयर मार्केट में कब क्या हो जाए इसे कोई नहीं बता सकता। हालांकि मैं आंख मीचकर ब्लाइंडली गेम नहीं खेल रहा था। फिर मैंने अगले दिन $2.5 लाख कमाए। ये उस समय मेरी सबसे बड़ी जीत थी। भूकंप को लेकर शेयर मार्केट पर खतरा बना रहा। इससे मोस्टली प्रोफेशनल बिजनेसमैन डर गए और यही मैच जीत गया। आज मेरे लिए छुट्टी का दिन था, लेकिन मेरी नजर मार्केट पर थी। मैं थका हुआ भी नहीं था और अधिकतर लोग जानते थे कि मेरी नजर बाजार की इक्विटी पर होगी। मेरे दोस्त हार्डिंग ब्रदर्स का सैराटोगा में एक ब्रांच ऑफिस था, जहां उसके कई कस्टमर मौजूद थे। मैंने देखा कि बाजार एक बार फिर ऊपर जा रहा है। यूनियन पैसिफिक के शेयर में लगातार तेजी जारी थी। मैंने इन शेयरों को 160 के रेट में खरीदना शुरू किया। मैंने जितने ज्यादा शेयर मार्केट में खरीदे, उतने ही ज्यादा बेच भी दिए। मैंने टिप को पढ़ा और उसी वक्त मैनेजर के पास गया और उसने कहा कि उसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से मैसेज मिला है। उसने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें बता दूं कि आप ऑफिस में ही हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आप यहीं रहिए, मिस्टर हार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इंतजार करता हूँ। इसी बीच मैंने 500 शेयर और खरीदे। इस बीच मैं सोच रहा था कि हार्डिंग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस की कुछ बात करेंगे। तभी मैनेजर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मिस्टर हार्डिंग आपसे फोन पर बात करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, यूनियन पैसिफिक को क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। उसने मुझे कहा कि किसी चमत्कार के भरोसे मत रहना, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में कैपिटल लगती है तो जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही हो।
मैंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हें समझाना मेरी ड्यूटी थी, गुड बाय। फिर मुझे लगा कि मैंने ये सब टिप के भरोसे किया है, लेकिन हो सकता है टिप में हेराफेरी की गई हो। इंटरनल टिप में इस बात के चांसेस हो सकते हैं। मुझे हार्डिंग पर यकीन था क्योंकि हो सकता है मैं एक बड़ी गलती कर रहा हूँ और वो मुझे रोकना चाहते थे। इनके इरादे मेरे लिए सही थे और मुझे उन पर बिल्कुल भी शक नहीं था। आखिरी में मैंने उनके एडवाइस मानने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने अपने शेयर 162 के रेट पर बेचे, यूनियन पैसिफिक कंपनी के निदेशकों ने शेयर को 10% प्रॉफिट के साथ बेचने की घोषणा की। वॉल स्ट्रीट में इस बात का यकीन किसी को नहीं था। मैं बाल बाल बचा। इसके साथ मार्केट में प्राइस हाई होने का एक रिकॉर्ड भी बन गया। कुछ लोग पिछले 1 घंटे में करोड़पति बन चुके थे और कुछ एकदम जमीन पर आ गिरे थे। एक जेंटलमैन जिन्होंने $3.5 लाख दाव पर लगाए थे, उन्हें अगले सप्ताह अपनी मेंबरशिप बेचनी पड़ी और अब वो खेती किसानी करने लगे। हार्डिंग की एक सलाह ने मुझे बचा लिया था। हालांकि मैंने टिप को सही पढ़ा था, लेकिन ये बहुत रिस्की था। इस तरह मैंने कुल $40,000 का प्रॉफिट कमाया। अगर हार्डिंग ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा होता। उन्होंने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया था और एक बहुत बड़ी टिप भी दी थी। कभी कभी खुद से ज्यादा दूसरों की भी मान लेनी चाहिए। वो मार्केट में पुराने जानकार थे और अनुभव में उससे कहीं बड़े। हालांकि मेरे लिए उनका एडवाइस मानना बहुत ही कठिन रहा था। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को ये बताने में संकोच नहीं करता कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को स्पेशल स्टॉक खरीदने बेचने के लिए नहीं कहता। एक बेयर मार्केट में सभी स्टॉक नीचे जाते हैं, एक बुल मार्केट में वो हमेशा ऊपर रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युद्ध के दौरान बेयर मार्केट में गोला बारूद के शेयर ऊपर नहीं जाएंगे। मैं जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी को ये बताया जाना चाहिए कि उन्हें स्पेशल स्टॉक्स में क्या खरीदना है और क्या बेचना। हालांकि शेयर मार्केट के मामले में मैं बिल्कुल लेजी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दूसरों के लिए शेयर खरीदने के बजाय जनरल मार्केट को छोड़कर पर्सनल शेयर के बारे में थिंकिंग करना ज्यादा इजी लगता है। लेकिन जो इस गेम के पुराने खिलाड़ी हैं वो ऐसा नहीं करते। उदाहरण के तौर पर यदि मैं 110 कैरेट में 2000 शेयर खरीदता हूं तो बाद में स्टॉक 111 तक चला जाता है, तो यहां मैं प्रॉफिट में हूं और ये मुझे मजबूर करता है कि मैं कुछ और शेयर खरीद लूं। मैं 2000 शेयर का एक और लॉट खरीदता हूं, तब तक मार्केट 114 पर चला जाता है, लेकिन यहां मुझे रुकना होगा, इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मैं हायर रिस्क में हूं या नहीं, क्योंकि अब बाजार के रिएक्शन पॉसिबल होंगे। मुझे डीकान एसबी वाइट की कहानी आज भी याद है। वो बहुत क्लेवर, ब्रेव, ऑनेस्ट ओल्ड मैन थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत अधिक कामयाबी हासिल की थी और चीनी मार्केट में एक टाइम उनका एक तरफा राज था। उनकी पूरी स्टोरी समरी को देखा जाए तो वो बेहद कामयाब थे और शेयर मार्केट पर उनका राज था। कुल मिलाकर मैं भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं कभी सस्ते स्टॉक नहीं खरीदता। मैं हमेशा इफेक्टिव परचेसिंग करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई नहीं जानता कि मार्केट कब किसको क्या क्या दे और क्या क्या ले ले। सन 1906 गर्मियों में सैराटोगा में यूनियन पैसिफिक की कुछ इंसिडेंट्स ने मुझे सजेशन और बात करने के नजरिए से और अधिक फ्रीडम दी थी। मैंने साबित कर दिया था कि टिप के बारे में दूसरे लोगों से ज्यादा जानता था, लेकिन मुझे इस बात का घमंड नहीं था। मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं था। हालांकि मेरी तरह जजमेंट आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप मेरे दिए गए जजमेंट पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं। वैसे भी मैं कभी टिप पर डाउट नहीं करता। सैराटोगा के बाद मेरा IQ और अधिक क्लियर था, शायद और अधिक मैच्योर हो चुका था। मैंने अपनी पुरानी कंडीशन के बारे में सोचा और मुझे लगा कि आपका पैसे के प्रति IQ और अधिक सीरियस है। मैंने देखा था कि दुनिया के कई लोग चुटकी बजाते ही अपनी करोड़ों की संपत्ति गंवा चुके थे। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में आया भूकंप, आग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मर बिजनेस में वर्कर और मिलेनियम के साथ साथ रेलवे में भी काफी बदलाव आ चुका था। ये सब कुछ शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है। फिर भी स्टॉक सेलिंग और परचेसिंग लगातार जारी थी। बाजार में मंदी थी और मैंने दिमाग लगाकर स्टॉक बेच दिया। हालांकि ये गलत कदम था। मैंने इस बारे में हार्डिंग को बताया। पहले बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैंने अपना दिमाग लगाकर प्रॉफिट कमाया। मार्केट में मेरी वैल्यू और क्रेडिट एक बार फिर बढ़ गए। मैं शेयर बेचने के लिए लगातार मार्केट रेट पर नजर बनाए हुए था और रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं अब अपने एडवाइजर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ और मुझे उनके द्वारा दी गई वार्निंग के लिए उन्हें सचमुच थैंक्स करना चाहिए। अटलांटिक सिटी में रहने वाला मेरा दोस्त मेरे लिए काफी चिंतित था। यूनियन पैसिफिक के शेयर बेचने के लिए मैंने दिमाग से ज्यादा दिल का काम लिया था और 1/4 हिस्सा फिर से बनाया था। मार्केट रेट 15 से 20 अंक नीचे चले गए थे। वो लोग जिन्होंने पैसा दांव पर लगाया था वो टेंशन में थे। एक बार मेरा एक दोस्त मिस्टर ट्रैवल से मिला।
उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप बाजार के प्रति जरा सख्त हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये कठोरता मुझे बाजार ने ही दी है, लेकिन इस बीच मेरी टिप पढ़ने की काबिलियत के कारण मुझे लगातार पैसा मिलता रहा। इस बीच मैंने बेल पुल के बारे में सुना कि क्या वहाँ एक बड़ा सौदा हो रहा है। वो एक पावरफुल पुल था। मेरे पास यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए कम कीमत वाले स्टॉक्स थे। पुल के सभी मेंबर्स के बैंकों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसी कारण वो पैसे का उपयोग रीडिंग की तरह अपनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स को ले जाने के लिए कर रहे थे। लेकिन मैंने हमेशा पेपर पर भरोसा किया और हमेशा अकेले दांव लगाया है। मैंने यहाँ भी बकेट शॉप की तरह खेलना शुरू किया। मार्केट के कई लोग मेरी राह पर चल रहे थे। मुझे पहली बार ही महसूस हुआ कि कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे सहयोगी हैं। वो पूरी पावर से मेरी हेल्प कर रहे थे। वो सभी भरोसेमंद हैं और मैं उन पर यकीन करता था। मेरा शानदार टाइम चल रहा था। 1907 में मैंने खूब पैसा कमाया। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ब्रेक की जरूरत थी। भीड़ भाड़ वाले मार्केट से दूर, रैलियों से दूर मैं फ्लोरिडा चला गया। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है और मैं वहाँ यही कर रहा था। आराम की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं पाम बीच पर सुकून से पल बिता रहा था। मैं फ्लोरिडा के तटों पर मछली पकड़ने का आनंद ले रहा था, आराम कर रहा था और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं स्टॉक मार्केट से दूर था। इसी बीच पाम बीच पर मेरे कोई दोस्त मोटर बोट पर सवार होकर आ गए। बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं था और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। मेरे दोस्त मार्केट की एक न्यूज लाए थे। न्यूज पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे मार्केट पर नजर रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ। मेरे ब्रोकर्स हार्डिंग ब्रदर्स का पाम बीच पर भी एक ब्रांच ऑफिस था। मैं ऑफिस के अंदर गया तो वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से कई लोगों को मैं जानता था। अधिकतर लोग टिप में बिजनेस करते थे और इमीडिएट एक्शन में यकीन रखते थे। वो कुछ ऐसे बिजनेस थे जिन्हें आगे की परवाह नहीं थी। वो बस आज गेम खेलना चाहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे न्यूयॉर्क ऑफिस में ट्रेडर बॉय के रूप में जाना जाता था। मैं छुट्टियां मनाने और मछली पकड़ने के लिए फ्लोरिडा आया था, लेकिन अब मैं टेंशन में था। मुझे छुट्टियों की जरूरत थी, लेकिन मार्केट की न्यूज सुनकर मैंने छुट्टियां कैंसिल कर दी। अब मास्टर स्ट्रोक की तैयारी करने लगा। इस समय शेयर 300 का आंकड़ा छू चुके थे और मेरा पुराना प्रिंसिपल था कि जब कोई स्टॉक पहली बार 100, 200 या 300 पार करता है तो उसकी कीमत और आगे बढ़ती है और सौदा फायदे का रहता है। आप जैसे ही इसे खरीदते हैं ये और आगे बढ़ता है और आपको प्रॉफिट दिखने लगता है। लेकिन जो लोग डरपोक होते हैं वो हायर रिकॉर्ड पर शेयर नहीं खरीदेंगे। जब मार्केट 300 पार कर गया तो मुझे लगा ये 340 को छू लेगा। बढ़ता हुआ मार्केट मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। पूरे मार्केट में मंदी थी और एक शेयर आगे बढ़ रहा था। मैंने एनाकोंडा के 32,000 शेयर खरीदे। अब मैं हार्डिंग के ऑफिस में मार्केट न्यूज का इंतजार कर रहा था। अब एनाकोंडा 292 पर पहुंच चुका था। मेरा दोस्त मुझे लेकर चिंतित था। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एनाकोंडा 292 का मतलब था मेरे लिए $10,000 का नुकसान। अगले दिन हमें कोटेशन मिले और एनाकोंडा 298 पर खुला, लेकिन जल्द ही ये वापस डाउन चला गया। तब मैंने तय किया कि जब एनाकोंडा 301 को पार कर लेगा तो ये मुझे मानकर चलना चाहिए कि बाजार की चाल आज नकली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 310 तक जाना चाहिए और अगर नहीं गया तो समझिए मैं पूरी तरह गलत हूँ। कम से कम 30-40 अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद से 32,000 शेयर खरीदे थे। हालांकि ये मेरी पहली गलती नहीं है और ना ही आखिरी। जैसे ही एनाकोंडा 301 पर पहुंचा मैंने ऑपरेटर को कहा कि मेरे सभी शेयर बेच दो। उसने सीधे न्यूयॉर्क ऑफिस फोन लगाया। मैंने उससे कहा यहाँ किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑपरेटर ने घबराकर मेरी तरफ देखा। फिर मैंने उससे कहा अब डरिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मैं एक लापरवाह ब्रोकर की तरह बाजार में विस्फोट करने जा रहा था और लाखों रुपए गंवाने वाला था। मैंने उससे कहा बहस मत करो, इन्हें तुरंत बेच दो। तभी मेरे पास खड़े 2 काले लड़कों ने मुझसे कहा तुमने ये गलत किया है। कल तुम इन शेयरों को वापस खरीदोगे और तब तुम्हें इनके लिए 320 का रेट देना होगा। तुमने ये सही कदम नहीं उठाया। ये वही लड़के थे जो गेहूं और कपास की खरीदी के लिए शिकागो से आए थे। मैं आश्चर्यचकित था कि वो स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा अनुभव कैसे रखते हैं। वो मेरे बारे में भी सब कुछ जानता था, जैसे मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम किया और अब तक मैं क्या क्या कर चुका हूँ। अगले दिन एनाकोंडा 296 से नीचे खुला। ऑन पेपर मेरा बढ़ता हुआ प्रॉफिट मुझे याद दिला रहा था कि मैं सही हूँ। हर बीतते घंटे के साथ मैं सही था। मैं फ्लोरिडा में नहीं रह सकता था और ना ही मैं मछली पकड़ सकता था क्योंकि मुझे फौरन न्यूयॉर्क आना पड़ा। अब मुझे खूबसूरत पाम बीच न्यूयॉर्क के लिए छोड़ना पड़ा। जब मैं 3 घंटे ट्रेन के इंतजार में खड़ा था तभी मुझे वहां एक ब्रोकर का ऑफिस दिखा। मैंने इंतजार के टाइम का यूज बाजार की खबरें लेने में किया। न्यूज जो मैंने देखा कि एनाकोंडा ने पिछले कुछ घंटों में कई अंक गंवाए हैं।
मैं बाजार गया और 4 महीने के लिए धीमी रफ्तार से बिजनेस किया। मैं फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सैन फ्रांसिस्को भूकंप के बाद मैंने $30,000 गंवाए थे, इसलिए मैं अब सेफ गेम खेल रहा था। एक सट्टेबाज को केवल एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, उसे स्टूडेंट और सट्टेबाज दोनों होना चाहिए। गर्मी आ चुकी थी और मार्केट डाउन था। इस समय मेरे पास बहुत सारे पैसे थे और मैं जानता था कि गर्मियों में बाजार में सरवाइव कैसे करना है। जब कंडीशन आपके अगेंस्ट हो तो आपको अपना जनरल नॉलेज ऑनेस्टी के साथ मार्केट स्टडी करना चाहिए। हालांकि कभी कभी मैं खुद इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे ब्रोकर्स ने मेरी रिपोर्ट तैयार करके दी, जो पहले से लाल मतलब डाउन में देखे गए आंकड़ों से 6 अंक कम थी। मैंने महीने के अंत तक पैसे लूटने की प्लानिंग की। ब्रोकर्स की रिपोर्ट लेकर पेरिस लौट आया। अपना काम निपटाकर मैं अगले दिन ही जहाज के जरिए न्यूयॉर्क आ गया और अपनी आने वाली 1 महीने की प्लानिंग बनाने लगा। इस बार मेरी हार का कारण डाउन मार्केट नहीं था, बल्कि मेरा गलत जजमेंट था। मैं खुद को शेयर बाजार में हारे हुए ब्रोकर्स के रूप में देख रहा था और आने वाली प्रॉब्लम्स का कैलकुलेशन कर रहा था। मुझे अभी पता चला था कि हार्डिंग ब्रदर्स के ऑफिस में बॉय प्लेंजर को बुल्स ग्रुप की ओर से धमकियां मिल रही थी। इन लोगों की गलती सिर्फ यही थी कि इन लोगों ने शेयरों की कीमत को मार्क किया था। तभी एक ब्रोकर ने मुझे अक्टूबर के पहले सप्ताह की एक स्टोरी बताई। उसने मुझसे कहा कि एक्सेंट के नाम पर जिन ब्रोकर्स ने बैंक से लोन लिया था, उन्हें बैंक के नोटिस मिल रहा है। जल्दी से बैंक का पैसा चुकाना होगा और नए सिरे से लोन लेना होगा। हालांकि बैंक अच्छी तरह से जानता था कि किन्हें लोन देना है और कौन लोन नहीं ले पाएगा। दोपहर 2 बजे बाद आमतौर पर पैसे का लेन देन लगभग ना के बराबर होता है और 2:15 बजे के बाद ब्रोकर स्कोर टेस्ट की स्थिति पता लग जाती है। इस समय के बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि कौन उधार दे सकता है। 24 अक्टूबर 1907 के दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। चारों ओर भारी भीड़ थी और उस दिन पैसे मांगने वालों की भीड़ अन्य दिनों से कुछ ज्यादा ही थी। दोपहर को जब मनी पोस्ट का टाइम आया तो लगभग 100 ब्रोकर एक साथ खड़े थे और उन्हें उधार लिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। मेरे दोस्त भी मंदी में थे जैसे कि मैं। उसने मुझसे कहा कि भगवान पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे लगता है आप स्टॉक बेच नहीं सकते क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। मैंने उससे कहा कि शेयर मार्केट चूहे बिल्ली की दौड़ है। एक ओर पैसा नहीं है, दूसरी ओर आप स्टॉक बेच नहीं सकते क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट R.H. थॉमस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अमीर बैंक नेशनल सिटी बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स स्टील से मीटिंग फिक्स की। मेन एजेंडा ये था कि कभी भी 6% से अधिक रेट के साथ पैसा उधार नहीं दिया जाएगा। स्टील मैन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद कहा, मिस्टर थॉमस, इस बारे में लास्ट डिसीजन मॉर्गन लेंगे। फाइनेंस से जुड़े 2 ग्रेट पर्सन हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे बड़े डिटेरियोरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी उम्मीद में एक टेबल पर बैठे थे। फिर ये दोनों जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के ऑफिस में मिस्टर मॉर्गन से मिलने के लिए चले गए। मिस्टर थॉमस ने उन्हें सारी बात बताई। सबको सुनने के बाद मॉर्गन ने कहा, आप सभी एक्सचेंज में पहुंचे। आप सभी के लिए पैसा बैंक में मुहैया करा दिया जाएगा। उन्होंने ये बात इतने विश्वास से की थी कि फिर मिस्टर थॉमस वहां से सीधे स्टॉक एक्सचेंज आ गए। स्टॉक एक्सचेंज के लिए मॉर्गन की घोषणा ठीक उसी तरह थी जैसे किसी मरने वाले को जीवन दान दे दिया जाए। मेरे दोस्त ने मुझे सारी बातें बताई। दोपहर में मॉर्गन ने जॉन टी एटरबरी को भेजा, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। दोनों के आपस में दोस्ताना व्यवहार थे। जॉन टी एटरबरी आए और एक साइलेंट जोन से सभी को निकालते हुए कहा कि मैं आराम से $10 मिलियन उधार दे सकता हूँ। इतना पैसा आप सभी के लिए सफिशिएंट है। आगे उन्होंने अपने भाषण में बताया कि लोगों को पैसे कब और कैसे मिलेंगे। इसी बीच मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के सभी बैंकों के नाम एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को स्टॉक एक्सचेंज के लिए पैसा देना चाहिए। बैंकों ने इसका विरोध किया। बैंकों का कहना था कि आपके पास इसके लिए इनफ कैश मौजूद है। इस पर मॉर्गन ने बैंक से कहा कि हम पहले ही कानूनी नियम और गाइडलाइन के नीचे चल रहे हैं। ये शायद मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे जो शेयर मार्केट में रहकर मैंने देखे। इस समय मार्केट को बचाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे मॉर्गन। मैंने अपने $1 मिलियन रिकवर कर लिए थे। लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने जो लग्जरी कमाई है वो मेरा घमंड नहीं है। ये एक तरह की भावना है जो मैंने पुराने शेयर बाजार और फुलटन के ऑफिस के साथ और हार्डिंग के साथ रहकर कमाई थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि दिन के अंत में कमाई करना चाहते हो तो कमीशन हाउस पर ध्यान दो। 1914 का युद्ध छिड़ चुका था। मंदी मार्केट को डुबोने को तैयार थी। युद्ध से किसी का भला नहीं होना था, स्टॉक मार्केट का भी नहीं। लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव जारी था। अखबारों में खबर थी, लैरी लिविंगस्टन, बॉय प्लेंजर ने मिलियन कमाए।
लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई तो ये थी कि मैंने मंदी के दौरान ये सीख लिया था कि फिर से बड़े पैमाने पर अपना दिमाग लगाकर पैसा कैसे कमाया जाए। हमारी गलतियों की पहचान हमें हमारी सक्सेस रेट को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन सभी लोगों की ये आदत हो गई है कि जब गलती गिनवाने का टाइम आता है तो उसे सुनना अच्छा नहीं लगता है। यदि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट और लकी है तो वो एक ही गलती दोबारा नहीं करेगा। वैसे गलतियां इतनी सारी हैं कि कभी ना कभी हम गलती कर ही देते हैं। अक्टूबर 1907 के बाद मैंने एक बड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद जब मैं मार्केट में लौटा तो करोड़पति बन गया। हालांकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन, ऐसे में गलतियों के चांस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे भी एक करोड़पति का पैसा उसके कई नौकरों में से एक है जो उसकी सेवा करता है। मैं आपको डिक्सन जी वॉट्स की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें उनका एक दोस्त उनसे पूछता है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, तो उसका जवाब देते हैं कि मैं इतना ज्यादा कपास स्टॉक खरीद करके ले आया हूँ कि उसके बारे में सोचकर मेरी नींद गायब हो चुकी है। इस पर उनके दोस्त ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि एक करोड़पति पहले जो नहीं कर सकता था अब वो कर सकता है। ये कहानी कितनी सही है। मैंने एक बोट खरीदी और साउथ की ओर क्रूज पर ले जाने की प्लानिंग की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मछली पकड़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं इसे लेकर एक बार फिर से एक्साइटेड था। मैं बकेट शॉप से बिजनेस में आया एक युवा था और मैंने कई सालों तक मार्केट स्टडी की है। मैं स्टॉक के बजाय रियल प्रोडक्ट में गेम खेलना पसंद करता हूं, क्योंकि उनकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। वस्तुओं की कीमत एक कानून के तहत कंट्रोल होती है। कपास, गेहूं, मक्का के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण जरूर होता है। सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट का फाइनेंशियल लॉ इन पर हमेशा लागू होता है। टिप पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि ये दिखाई देता है। बस कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने होंगे। याद रखिए, टिप आपका भाग्य नहीं बताएगा। टिप आपको मार्केट का जजमेंट देता है कि क्या बिजनेस करना है और कितना बिजनेस करना है और कैसे बिजनेस करना है। टिप आपको मार्केट का मूड, मार्केट के रेट और मार्केट में आने वाले दिनों की पॉसिबिलिटी बता सकता है। बिजनेसमैन हमेशा मार्केट रेट में अप एंड डाउन से प्रॉफिट कमाने की नीयत से हर मिनट बाजार पर नजर रखते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि मैथमेटिकल और जजमेंटल एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीजें मार्केट में आपकी मदद करती है। हालांकि ये कहने में बहुत आसान लगता है कि आपको सिर्फ टिप देखना है। बहुत समय पहले मैं दोस्तों की एक पार्टी में गया था। उस समय हम गेहूं के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से कुछ तेजी वाले थे और कुछ मंदी वाले। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ। उस समय मैं कॉटन मार्केट स्टडी कर रहा था। मैंने कहा कि यदि आप गेहूं में पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं एक आइडिया देता हूं। मैंने कहा जब उसका रेट $1.2 पार कर जाता है तो उसे खरीद लो, आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। क्या ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ब्लाइंडली गेम खेलना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि कम कमाना चाहते हैं लेकिन निश्चित प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मैंने कहा कि इसके लिए भी मैं जैसा करता हूं वैसा करो। मैंने पूरे महीने गेहूं के भाव पर नजर रखी है। ये 1.10 से 1.20 के बीच ही रहा। ऐसे में पूरे चांस हैं कि ये 1.21 पर खुलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर जाएगा। कीमतों ने एक बड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि दुनिया में इस समय इनफ गेहूं अवेलेबल नहीं है। यूरोपीय खरीदारों ने सारे गेहूं को मार्केट से बाहर कर दिया है ताकि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो। लगता है कीमत $1.20 से पार चली जाएगी। मुझे याद है कि उस दिन छुट्टी थी और बाजार बंद था। मेरे पास कपास खरीदने का भी गहरा अनुभव था। मेरे पास 40 से 50 हजार गांठें थी। प्रोफेशनल बिजनेसमैन हमेशा अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होता है और वो प्रोसेस और लॉजिक के साथ IQ को कंट्रोल करते हैं। मुझे याद है जब मैं पाम बीच पर छुट्टी बिता रहा था तब मुझे एक पुराने स्टॉक ब्रोकर मिले थे। मैं उनका नाम तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने वर्षों से उन्हें स्ट्रीट में देखा था और मैं पहचान चुका था। वे गृह युद्ध के समय वापस आ गए थे और उनके बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। जब मैं उस बूढ़े आदमी से मिला तो उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। जब मैंने उसे अपने अनुभव और आइडिया सुनाए तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है और तुम्हारा सिस्टम भी ठीक है। ये बात है तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। बाजार से जुड़ा एक और सत्य है, एक इंसान एक निश्चित समय में एक एक्स्ट्रा या एक ग्रुप को हरा सकता है, लेकिन कभी भी कोई जीवित व्यक्ति शेयर मार्केट को नहीं हरा सकता। इंसान कपास या अनाज के सौदागर के रूप में पैसे कमा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कपास मार्केट या अनाज मार्केट को हरा नहीं सकता। वापस लौट जाएं अक्टूबर 1907 पर। मैंने एक बोट खरीदी, दक्षिण की ओर पानी से भरे एक क्रूज की और निकल पड़ा मार्केट को छोड़ दिया। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अब खुद की नाव पर अपना सबसे पसंदीदा मछली पकड़ने का काम करने जा रहा हूँ।
मैंने सारा सामान रख लिया था, सभी तैयारियां हो चुकी थी और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। लेकिन तभी मकई के कारण मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि यही वो अनाज है जिसने मुझे मेरा पहला $1 मिलियन दिया था। मैं जब शिकागो में अनाज का बिजनेस कर रहा था तब गेहूं और मकई दोनों मंदी में थे। मैंने जैसे तैसे मामला निपटाया और अब मैं साउथ की ओर अपनी नाव पर बैठकर जाने की तैयारी में था। गेहूं से मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन मकई की कीमत बढ़ चुकी थी। इस कारण मुझे भारी नुकसान हुआ। सप्लाई और डिमांड का कानून हमेशा लागू रहता है। मैं अपनी बोट पर खुशी खुशी मछली पकड़ने जाने वाला था, लेकिन मकई ने मेरी खुशी खत्म कर दी। मैंने अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हुए स्टडी की कि मैं क्या करूं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने जैसे तैसे गेहूं से प्रॉफिट कमाया था, लेकिन मकई के मामले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने अपनी समझबूझ से बहुत कुछ बचा लिया था। मैंने बिजनेसियों की बिक्री कवर करना शुरू कर दी थी। मैंने गेहूं में जो पूरा प्रॉफिट कमाया था वो मकई के लॉस को कवर कर गया। एक आदमी किसी एक चीज पर वर्षों तक खर्च नहीं कर सकता। एक एवरेज स्टार्टिंग के बाद भी इसके प्रति कोई फिक्स IQ नहीं रख सकता। ये बात प्रोफेशनल और शौक पूरा करने के लिए खेलने वाले लोगों के लिए अलग अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए और IQ पर डिपेंड करता है। किसी भी मामले में ईगोस्टिक होना गलत ही रहेगा। डीप थिंकिंग कंप्लीटली जरूरी है। प्रोफेशनल लोग मनी मेकिंग के अलावा फ्यूचर सिक्योर करने पर भी ध्यान देते हैं। एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बिलियर्ड प्लेयर जैसा होता है, जिसे शॉट खेलने के पहले उसके रिजल्ट का अंदाजा होता है। मुझे इस बारे में कैमक की कहानियां भी याद आती हैं। मार्केट को लेकर उसका एक जजमेंट था कि जब सेब पेड़ों के ऊपर चढ़ रहा हो तब दांव ना लगाइए। वैसे मैं आज सेंट पॉल के ऑफिस में गया, जहां मैं सप्ताह में 2-3 बार न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए अक्सर आता रहता हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ओल्ड मैन विलियम रॉकफेलर ने स्टॉक भेज दिए हैं। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, वो 1500 शेयरों को हर 8वें हिस्से में 1 पॉइंट ऊपर बेच रहा है। मेरे दोस्त का नाम जोसेफ है। उसने अपनी बात खत्म की और वहां से चला गया। मैं कैमक के इरादे को समझने में लगा था। मार्केट डाउन चल रहा था, ऐसे में कैमक की चाल समझने में मुझे मुश्किल हो रही थी। हालांकि यूसुफ उसकी पैतरेबाजी यानी एक्शन पर नजर बनाए हुए था, लेकिन आखिरी में उसने बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया। बाजार स्थिर था और मैं एक दिन पाम बीच के किनारे लौट आया। यहाँ मैं वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे फ्रेंड्स और बिजनेसमैन से मिला। वो कपास की सौदेबाजी की बातें कर रहे थे। कपास के सौदे में थॉमस के नुकसान की बात लगातार की जा रही थी। जब मैं वापस न्यूयॉर्क आया तो मैंने फिर से मार्केट स्टडी शुरू कर दी। मार्केट डाउन चल रहा था और हर कोई कपास बेच रहा था। भीड़ चाल के चलते मार्केट का हर बिजनेसमैन कपास पर ध्यान लगाए हुए था और कपास की बिक्री तेज थी। मैंने जुलाई के अंत तक कॉटन नहीं खरीदा और आखिरी में 1 लाख यूनिट खरीद ली। इतनी बड़ी मात्रा में कपास खरीदने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बिक्री तेज थी। मई एंड चल रहा था। कई बिजनेसियों की नजर में मेरा फैसला सही था। जुलाई में कपास बेचना प्रॉफिट का सौदा रहेगा। मेरा अंदाजा सही था। रेट ऊपर जाना शुरू हो चुका था। एक दिन तो ये 40 से 50 अंकों ऊपर चला गया। कीमत बढ़ना शुरू हो चुका था। किसी के पास कपास है या नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए लोग मेरे पास आ रहे थे। उस दौरान मैंने 5-5 हजार यूनिट खरीदने के अलग अलग 4 ऑर्डर्स रिप्लेस किए। इस बीच बाजार 30 अंक ऊपर चला गया। अगले दिन संडे था और जैसे ही मंडे को बाजार खुला, न्यूयॉर्क में लिवरपूल बूम पर था। जल्द ही बाजार 50 अंक ऊपर चला गया। मेरा अंदाजा है सबसे ज्यादा रेट में कपास बाजार पर राज कर रहा था। मेरा कोई भी दाव खाली नहीं गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मंगलवार की सुबह जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस बिल्डिंग के गेट पर ही मेरा एक दोस्त मिला। मुझे कहा कि तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी कहानी? उसने कहा, कहानी तुम्हारे बारे में है। उसने मुझे कहा कि तुम खुद जाकर ऑफिस में देख लो। फिर मैं अपने ऑफिस में पहुंचा। वहां न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मैं सुर्खियों में छाया हुआ था। जुलाई कॉटन कॉर्नर बॉय लैरी लिविंगस्टन। जुलाई में न्यूज़पेपर मेरी खबरें कॉटन को लेकर छपी हुई थी। मैंने 140,000 कॉटन के गांठों को अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस और बेहतरीन प्लानिंग के जरिए बेचा था। मेरा ये कारनामा न्यूज़पेपर में पढ़ा जा रहा था। 10 बजे बाजार खुला और उसका 10 मिनट बाद मेरे पास कॉटन का एक टुकड़ा भी नहीं था। सारा कॉटन हाई रेट पर जा चुका था। मैंने दूसरे बिजनेसमैन के लिए मार्केट तैयार कर दिया। मुझे स्वर्ग जैसी फीलिंग हो रही थी। मैं तो अपने आप में सोच रहा था कि मुझे लगा कि इतनी बड़ी मात्रा में कॉटन बेचना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था। न्यूज़पेपर के राइटर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों से मिली। सुबह 9 बजे की खबरों में ये सब आ चुका था। ये सब कुछ मेरे दोस्तों का किया धरा था। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं खबरों में नहीं होता।
वैसे मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि अगर वो अरेंजमेंट नहीं करते तो शायद मैं इतने माल के लिए मार्केट भी नहीं ढूंढ पाता और मेरे पास जगह भी नहीं थी। हालांकि मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग भी बहुत हैं, क्योंकि जब आप बाजार से प्रॉफिट कमाते हैं आपको सबसे पहले बेईमान कहा जाता है। आपकी सिंप्लिसिटी, आपके प्रिंसिपल सब एक तरफ हो जाते हैं और लोग आपकी बुराई करने लगते हैं। मुझे लगता है कि केवल दिमाग की बुराई है। खैर, ये सब तो चलता रहता है, मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता और मेरी पर्सनली इन चीजों से कुछ लेना देना भी नहीं है। जुलाई बीतने के थोड़े से पहले मैंने कॉटन की सौदेबाजी बंद कर दी थी और मुझे एक इंटरव्यू के लिए मेल मिला। पर्सी थॉमस ने मुझे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि आप किसी भी समय मेरे ऑफिस आ जाइए, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी होगी। अगले दिन वो मेरे ऑफिस में थे और मेरी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कई तरह के सवाल जवाब किए और मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनका जवाब दिया। पूरा इंटरव्यू के बाद लाखों लोगों के अनसक्सेस होने और लाखों लोगों के सक्सेस होने की बात थॉमस ने लिख ली थी। फिर बाद में उन्होंने मुझे शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाने का प्रपोजल दिया। मेरे पास अपना एक पर्सनल ऑफिस था। बाजार बंद होने के एक दिन पहले एक अजनबी आदमी मेरे पास आया और मुझे गुड आफ्टरनून कहते हुए बात करने की कोशिश करने लगा। वो लगभग 35 साल का था और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, मैं आपको वॉल्टर स्कॉट के बारे में बताने आया हूँ। वो एक बुक एजेंट था। उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं था और वो दिखने में भी अट्रैक्टिव नहीं था। उसने मुझे $500 का स्कॉट कार्य का एक सेट दिया और मुझे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मैंने हस्ताक्षर किए और वो चला गया। वो पहला आदमी था जिसने मेरे साथ ऐसा किया। जब वो मेरे ऑफिस से निकला तो मैंने कसम खा ली कि आज के बाद उसके साथ किसी तरह का बिजनेस नहीं करूंगा। अगले दिन मुझे उसका थैंक्स लेटर मिला। मुझे अपने ऑफिस इनवाइट किया। लोग पर्सी थॉमस के बारे में कई तरह की गलत बातें करते हैं। वो बेहद दिलचस्प हैं, सामान्य हैं और उनका भाषण बहुत इफेक्टिव है और वो ईमानदार भी हैं। उन्होंने जितने समय में मुझसे बात की मुझे बहुत इम्प्रेस किया। उन्होंने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने ऐसी कई बातें की जिनको सुनकर मुझे लगा कि मैं इन बातों को पहले नहीं जानता था। मैंने अब नए आंकड़ों की केस स्टडी शुरू कर दी थी और मुझे डर था कि मैं पिछली चीजों को बेस मानकर नहीं चल सकता। थॉमस की बात सुनकर मुझे लगने लगा कि मैं गलत हूँ। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मैं खो गया हूँ। मुझे लगा उनकी एक एक बात सही है। उसकी बात सुनने के बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। फिर मैं आराम करने के लिए बेसोर चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरा टेंशन बढ़ रहा है और मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ और दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए मुझे कॉटन और गेहूं से जुड़े तमाम सौदे भूलने होंगे। रिलैक्स करना चाहता था। मेरे जीने के तरीके आसान थे और मुझे झटके पर झटके लग रहे थे। भाग्य मेरे खिलाफ था। मेरा लक बिल्कुल नहीं चल रहा था। मुझे पैसों की जरूरत थी, ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन पैसे मिलेंगे कहाँ, ये इससे भी बड़ा सवाल था। मैं अब अपने ब्रोकरों से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उनको बांटने के बाद मेरे पास मार्केट मार्जिन बहुत कम रहता था। मैं जल्दी से लाखों रुपए जीतना चाहता था। इसी बीच मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम बॉब था और वो एक प्लेंजर था। वो बहुत मजाकिया नेचर का था। वो आदमी वॉल स्ट्रीट के उन आदमियों में शामिल था जिन्होंने ऑटोमोबाइल ब्रेसलेट या मोटर बोट या पेंटिंग में पैसा नहीं गंवाया था। वैसे भी शेयर मार्केट में हमेशा उम्मीद 50-50 की होती है, क्योंकि मैंने मार्केट में कई लोगों को हजारों डॉलर कमाते और गंवाते देखा है। मैं खुद कॉटन के सौदे में हार गया था। मैं पैसा बनाना चाहता था, लेकिन मैं गंवा बैठा। मैं कर्ज में डूब चुका था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा बिजनेस गलत रास्ते पर जा रहा था। मैं बीमार हालत में घबराया, परेशान सा, खुद को संभालने में असमर्थ था। ये मेरे लिए सबसे बुरा दौर था। मुझे लगा मुझे एक ब्रोकर होना ही नहीं चाहिए था। मेरे इमोशंस मर चुके थे। मैं खुद को निहत्था और बेबस महसूस कर रहा था। लगातार कंटिन्यू सक्सेस के बाद अचानक अनसक्सेस मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने पहली बार ह्यूमन नेचर और ह्यूमन वीकनेस को बहुत करीब से देखा था। मैंने इस इशू की डीपली स्टडी की। मैं न्यूयॉर्क छोड़ने का मन बना चुका था और फिलहाल बिजनेस नहीं करना चाहता था। मैं एक अच्छे पार्टनर की तलाश में था। फाइनली मैंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया। एक दिन मुझे लूसियस टकर का एक लेटर मिला। मैं उसे बहुत पहले से जानता था। वो स्टॉक एक्सचेंज फर्म के ऑफिस में मैनेजर था। मैंने कभी कभी उसके साथ थोड़ा बहुत बिजनेस किया था। उसने मुझे फिर से न्यूयॉर्क बुलाया था। मैं उसे जानता था कि वो ठीक आदमी नहीं है और मेरे पास इस समय न्यूयॉर्क ट्रैवल करने के लिए फालतू पैसा भी नहीं था। उसने अपने लेटर में ये भी लिखा था कि न्यूयॉर्क का कोई बड़ा बैंकर आपसे मिलना चाहता है। मैंने पूछा आखिर ये व्यक्ति कौन है, तो उसने कहा आप जब न्यूयॉर्क आएंगे तो मैं आपसे उसे मिला दूंगा। उसने मुझे और भी बहुत सारी बातें अपने पत्र में लिखी थी।
और मैं न्यूयॉर्क वापस आ गया। मेरे मन में एक अजीब सा डर था और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे जीवन का एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। लूसियस मुझे स्टेशन पर ही मिल गया और बिना समय बर्बाद किए वो मुझे विलियमसन और ब्राउन के फेमस स्टॉक एक्सचेंज हाउस में डैनियल विलियमसन से मिलवाने के लिए ले गया। विलियमसन ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और उम्मीद है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। उसने मुझसे कहा कि ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इस बीच लूसियस ने मुझे पहले ही कह दिया था कि उसे नहीं पता है कि क्या ऑफर है। विलियमसन फर्म के सीनियर ऑफिसर थे और 70 के दशक से ये फर्म एक रेपुटेशन के साथ बाजार में काम कर रही थी। इसके लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं थी। उसके पास एक कस्टमर था जो छोटे छोटे 100 कस्टमर के बराबर था। रिलेशन में वो विलियमसन की बहन का पति था और उसका नाम एल्विन मार्कवार्ड था। वो 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों और ट्रस्ट कंपनियों का डायरेक्टर था। साथ ही वो द ग्रेट चेसापिक और अटलांटिक रेल रोड सिस्टम का प्रेसिडेंट भी था। वो रेलवे की दुनिया के सबसे बड़े लोगों में शामिल था। उसके पास 50 मिलियन से $500 मिलियन तक कैपिटल मौजूद था। लूसियस ने विलियमसन को कई ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए मोटिवेट किया था। लूसियस के कहने पर ही विलियमसन ने एक बहुत आलीशान होटल शिकागो में खोला और इसी होटल का मैनेजर बनाने का ऑफर मेरे सामने रखा गया, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। लूसियस ने मुझे फिर विलियमसन के पर्सनल ऑफिस में एक और मुलाकात के लिए बुलाया। विलियमसन वेल पॉलिश्ड, वेल एजुकेटेड, वेल बिहेवियर वाले जेंटलमैन आदमी थे। वो सज्जन व्यक्ति थे और मेरी तरफ स्माइल कर रहे थे। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई उसे एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन कहा जा सकता है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। मैं बस सुनता रहा। मैं हमेशा किसी की बात को पहले पूरी तरह सुनता हूँ, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। मुझे हर बात को समझने और तथ्यों को जानने का इम्पोर्टेंस पता चला है। वो मेरे साथ बिजनेस करने वाले थे। उसने कहा, मैं चाहता हूं आप हमारे ऑफिस में बिजनेस ब्रांच खोलें। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अगर तुम हार भी जाते हो तो मैं तुम्हें पर्सनल चेक दूंगा। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे इस तरह का ऑफर दे क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, हम ऑफिस में एक ऐसा एक्टिव बिजनेसमैन चाहते हैं जो मार्केट में अपने नाम के लिए जाना जाता है। बस हम अच्छी तरह जानते हैं आपको एक प्लेंजर के रूप में जाना जाता है और हम आपकी काबिलियत, इंटेलिजेंस और मार्केट रिपोर्ट से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं आपको सब कुछ क्लियर बता रहा हूं मिस्टर लिविंगस्टन। हमारे पास 2 से 3 बड़े रईस ग्राहक हैं। मैं चाहता हूं आप उनके साथ डील करें। मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे पीछे अपनी जीजा के मैनेजमेंट को कवर करना चाहता था। पिछले 3 सप्ताह में मैंने 25,000 लगाकर $12 लाख का प्रॉफिट कमाया था। ये पैसे मुझे विलियमसन ने उधार दिया था और मैं तुरंत ही उसे लौटाने के लिए उसके ऑफिस पहुंचा। लास्ट 3 वीक में मेरा एवरेज प्रॉफिट 150% था। मेरा बिजनेस लार्ज स्केल पर डेवलप हो गया था। एक सुबह जब मैं डाउनटाउन में था तभी विलियमसन ने मुझे मार्केट खुलने से पहले अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुम अभी चेसापीक और एटलांटिका में कुछ भी मत करो। चेसापीक, एटलांटिका अभी डाउन चल रहे हैं। डेल और एल्विन दोनों करीबी दोस्त हैं और दोनों ही बड़े काइंड पर्सन थे और मुझ पर विश्वास करते थे। कई बार मैंने अपने इमोशंस के आगे जीत हार का फर्क नहीं आने दिया। ये एक शानदार फ्रेंडशिप थी। दोनों से जो भी मिला मेरे लिए एनकरेजमेंट की तरह था। विलियमसन ने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द था, थैंक्स। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है और इसी के चलते बीच बीच में मुझे थोड़ा अजीब लगता था। इसलिए मैंने हर मामले को एक अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया। मेरा डाउट सही था। कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया कि विलियमसन मुझे यूज कर रहा था और अब मैं बहुत गुस्से में था। मैं तुरंत विलियमसन के पास पहुंचा और मैंने उन्हें सीधा कहा कि मैं विलियमसन एंड ब्राउन के ऑफिस को आज और इसी वक्त छोड़ रहा हूं। उसके पास मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं विलियमसन और ब्राउन के द्वारा पैसे के नुकसान से परेशान नहीं था। मैं परेशान था उस विश्वास से जो अब डगमगा गया था। वो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने रिलेटिव पर नजर रख रहा था। उसके साथ बिजनेस करने के चक्कर में मैंने अपना बिजनेस लगभग गवा दिया था और मेरा सब कुछ चौपट हो चुका था। हालात बद से बदतर हो चुके थे। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और अब मैं कर्ज में भी डूब चुका था। साल 1911, 1912, 1913 और 1914, इन 4 सालों में मैंने सिर्फ गवाया ही गवाया। मैंने एक चीज और सीखी। मैंने विलियमसन के ऑफिस में एक आदमी के रूप में जो काम किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन एक स्टॉक ब्रोकर को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपना सब कुछ बंद करके किसी को साथ दे दे। मेरा बिजनेस चौपट हो चुका था। सच तो ये था कि विलियमसन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था।
और उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। एक बात मेरे माइंड में हमेशा थी कि जब से मैं विलियमसन और ब्राउन का ऑफिस छोड़ा है तब से मार्केट से क्रीम गायब थी। मैं अपना एक लंबा मनी लेस टाइम गुजार चुका था। मैंने विलियमसन को छोड़ अन्य ब्रोकर्स के ऑफिस में कोशिश शुरू की। मुझे क्रेडिट मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब मैंने बिजनेस बंद किया था तब मेरा $1 मिलियन पैसा बाजार में बाकी था। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैंने मार्केट में अपनी पकड़ कमजोर कर ली थी। 4 वर्ष एक लंबा समय होता है। मैंने खुद को एक बार फिर यकीन दिलाया कि जो गलत होना था हो चुका। अब बारी है एक नई शुरुआत की। मैं खुद को एक चांस और देना चाहता था। मैंने अपनी बिजनेस प्रॉब्लम के डिफरेंट स्टेप्स का स्टडी किया और मैंने ये पाया कि मेरी मुख्य परेशानी मार्केट में बकाया पैसे को लेकर चिंता करना है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। साथ ही मुझ पर जो कर्ज है बिजनेस का एक हिस्सा है जो हर बिजनेसमैन पर होता है। टाइम नेगेटिव चल रहा था, ऐसे में मुझे पॉजिटिव सोचना था। मुश्किल था लेकिन सोचना था। मार्केट में मेरी रेपुटेशन को देखते हुए मेरे अधिकतर लेनदार अच्छे थे और वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक मुझ पर कोर्ट केस करने और मेरी ऑफिस की संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे थे। उसके $800 बाकी थे। हालांकि मुझे यकीन था कि जब मैं फिर से बिजनेस में आऊंगा तो सभी का भुगतान कर दूंगा। मैं दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका था। न्यूज़पेपर और कोर्ट से आने वाले नोटिस मेरे लिए बेहद गिल्टी फील करने का कारण बन रहे हैं। फिर भी मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो इंतजार नहीं करना चाहते। 31 जुलाई से दिसंबर 1914 के मध्य तक स्टॉक एक्सचेंज के सारे काम बंद कर दिए थे। लंबे समय से कोई बिजनेस नहीं था। फिर भी मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। हालांकि अब मैं उन्हें और अधिक मदद करने के लिए नहीं कह सकता था। फरवरी 1915 में मैं विलियमसन से मिलने पहुंचा। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जब भी जरूरत हो $25,000 की मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी मदद की और मैंने उन्हें थैंक्स कहा। मेरे पास शायद अपने करियर को बनाने का आखिरी चांस था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए कितना एक्साइटेड था। स्टील ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं विलियमसन और ब्राउन के ऑफिस में 500 शेयर खरीदने से पहले बहुत अधिक सोचना चाह रहा था। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और अपना सारा एक्सपीरियंस बटोर कर दांव खेला। किस्मत बदल गया था और मैं जीत रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में जाना जाने लगा। सप्लाई और डिमांड के गेम ने अमेरिका को बहुत आगे पहुंचाया। हमारे पास वो सभी चीजें अच्छी थी जो दुनिया में तेजी से बिक रही थी और हम उसके बदले कैश प्राप्त कर रहे थे। 1915 में शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे बड़ी जंप देखी गई। 1916 में लगातार तेजी बनी रही और मैंने खुद को खड़ा कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि युद्ध में शांति बहाली की कोशिश की जाएगी। इस बीच मैं एक बार फिर साउथ की ओर पाम बीच पर चला गया, जहां अपना पसंदीदा काम मछली पकड़ना मैंने जारी रखा। मैं फ्रेश होने के मूड में था और अच्छा समय बिता रहा था। पाम बीच पर मैं भी अपने ब्रोकर ऑफिस रेगुलर जाता रहा। राष्ट्रपति विल्सन शांति लाने के भरसक कोशिश कर रहे थे। इस बीच मैंने फिर कॉटन का बिजनेस शुरू कर दिया था और मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। ऐसा लगने लगा था एक बार फिर सब कुछ ठीक होगा। मुझे गेहूं में भी बहुत प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने कॉटन को लेकर एक दाव और खेला। यदि नुकसान भी होगा तो भरपाई हो जाती। इस वक्त मेरा प्रॉफिट 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा था। साल 2017 की शुरुआत में मैं फिर न्यूयॉर्क लौट आया और सबसे पहले मैंने वो सभी भुगतान किए जो मुझ पर बकाया थे। कुल मिलाकर $1 मिलियन से अधिक। मैं कर्ज चुकाने के बाद बहुत खुश था। लोग मुझ पर फिर से बिलीव करने लगे थे कि मैं उनका कर्ज चुका दूंगा और मेरा प्रोफाइल भी बढ़ गया था और क्रेडिट लेस होने से बच गया था। जजमेंट के रिस्क और अनवांटेड रिजल्ट के बीच मार्केट अपनी स्पीड से चल रहा था। कुछ भी पॉसिबल था और ऐसे में कूल माइंड से डिसीजन लेना बेहद जरूरी था। रिस्क हर कहीं है। जब आदमी घर से बाहर निकलता है, ट्रेन में निकलता है, हर कहीं रिस्क है। यूरोप में युद्ध चढ़ने के बाद चीजों के दामों में बढ़ोतरी जारी थी। होना भी ऐसा चाहिए था, क्योंकि युद्ध के दौरान इसका अनुमान लगाना ज्यादा हार्ड नहीं था। जुलाई 1917 में मैंने अपने सभी कर्ज चुका दिए थे। 1917 के कोल्ड सीजन से मैंने खरीदी का काम शुरू किया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका था। ऐसे में मैंने नुकसान भी उठाया, लेकिन मैं जानता था कि मैं भरपाई कर दूंगा। मुझे यकीन था कि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे भारी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देगा। मैं पहली बार कॉफी पर दांव लगा रहा था। पिछले 9 महीने से मैं कुछ नहीं कमा पाया था और अब दांव खेलना था एक ऐसी चीज पर जिस पर मैंने पहले कभी कोई गेम नहीं खेला था। मैंने कंडीशन अपने फेवर में होने के लिए 1 साल इंतजार किया था। मुझे सब क्लियर दिखाई दे रहा था क्योंकि मैं अंधा नहीं था।
सरकार ने पहले ही आवश्यकता से अधिक प्रॉफिट बनाने के खिलाफ कई तरह के कानून बना दिए थे। अब मैंने कॉफी के कार्गो खरीद लिए थे। सरकार ने कच्ची कॉफी का रेट फिक्स कर दिया था। इसका एक मतलब ये था कि ये निकाला भी जा सकता था कि कॉफी एक्सचेंज बिजनेस से बाहर हो सकती है। मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बेचना शुरू किए और मुनाफा कमाया। हालांकि जो मैंने सोचा था उतना सक्सेस होने में मैं कामयाब नहीं रहा। युद्ध के दौरान अन्य वस्तुएं 250 से 400 गुना ज्यादा भाव पर बिक रही थी, लेकिन कॉफी एवरेज से नीचे थी। मुझे 1 साल से ज्यादा समय हो गया था कॉफी का बिजनेस करते हुए और मैं जर्मनी से न्यूयॉर्क में लाकर कॉफी बेच रहा था। हालांकि युद्ध के दौरान कॉफी अकेली वस्तु थी जिसका रेट नहीं बढ़ा। इस समय लोगों की बातों पर ध्यान देना मूर्खता और समय की बर्बादी होती। मैं फायदे और नुकसान के बीच लगातार गेम खेल रहा था। कई लोगों ने उस दौरान मुझ पर उंगली उठाई और मेरे बिजनेस को गलत करार दिया, जिससे मेरा रिजल्ट और मेरा मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड हुआ। लगातार सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार आपको कारण का पता नहीं होता है और कई बार आपको वो रीजन पता होते हैं। जब आपको रीजन पता नहीं हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वक्त आप पर पलटवार करता है और आपके आइडिया काम नहीं करते। टिप्स। आखिर लोग कैसे सजेशन पसंद करते हैं? लोग सजेशन लेना ही नहीं, सजेशन देना भी पसंद करते हैं। इसमें लालच और घमंड दोनों है। ये कभी कभी बहुत एंटरटेनमेंट का काम करता है तो कभी कभी ये सही में बेहद कीमती है। टिप्स देने वाले किसी भी टाइप के लोग हो सकते हैं। हो सकता है उनकी एक टिप आपका लक बदल दे। मैं एक एवरेज कमीशन हाउस के एवरेज कस्टमर के बारे में बात कर रहा हूँ। टिप्स लेने वाला और टिप्स देने वाला दोनों ही इसमें शामिल है। आज के सिनेरियो में इंसान टिप्स लिए बिना और टिप्स दिए बिना शायद सांस भी नहीं लेगा। मुझे भी दिन भर सैकड़ों लोगों के सजेशन मिलते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपको याद है जब मैं स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हो गया था, पुल के सदस्यों के अनुभवहीनता यानी अनएक्सपीरियंस होना उस समय बहुत भारी पड़ा था। वो मार्केट के अप एंड डाउन को जज नहीं कर पा रहे थे और इस दौरान उन्होंने किसी का सजेशन भी नहीं माना। मैंने खुद अपनी इंफॉर्मेशन पर काम करता गया। मैं जानता था पब्लिक कुछ भी कर सकती है, फिर भी मैंने भारी संख्या में शेयर खरीदे। लोग डर चुके थे और मेरी नौकरी छोड़कर जा रहे थे। लोग कंफ्यूज थे कि एक स्टार्ट जो एक बार 150 अंक पर बेचा गया है वो 130 या 120 का होना चाहिए, लेकिन बाजार किसी की मर्जी से नहीं चलता। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से पाम बीच पर चला गया और मैंने वहां अपनी पत्नी को ग्रिडली में कमाए पैसों में से $500 दिए। फिर मैं अपनी पत्नी के करीब जाकर बैठ गया और खूब सारी रोमांटिक और एंटरटेनिंग बातें करने लग गया। फिर मैंने उसे बताया कि मैं जा रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट है और उसने कहा कि जाने से पहले कुछ ऐसा करो कि मैं खुश हो जाऊं। मैंने उससे कहा कि ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसने मुझे कान में एक टिप दी जो मेरे काम आई। उसका टिप एकदम सटीक था। मैंने इसके लिए उसे थैंक्स कहा। उसने कहा कि वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं जानती, बस एक विश्वास था। उसकी बात सुनकर मैंने अगली सुबह हार्डिंग के ऑफिस में मैनेजर हेली से कहा, मुझे कुछ स्टॉक खरीदने हैं। मेरी पत्नी ने भी इसी ऑफिस में खाता खुलवाया और स्टॉक खरीदे और मैनेजर से कहा कि मेरे पति को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं जीत न जाऊं। उसने पहली बार में 100 शेयर खरीदे। वो मेरी मदद करना चाहती थी। जल्दी उसे प्रॉफिट मिला और वो इतने खुश थी कि ना चाहते हुए भी उसने मुझे सब कुछ बता दिया। बोर्नियो 3 की एक्टिविटी ने मेरा ध्यान खींचा। पाम बीच के स्टॉक ऑफिस पर मेरी पत्नी कॉल का इंतजार कर रही थी। लगभग 11 बजे। वो रोजाना ही घूमती है और इसी समय इंतजार में थी। फिर वो फोन पर बात कर रही थी और हेली के साथ उसके लंबे डिस्कशन चली। हेली अपने $500 खोना नहीं चाहता था और वो एक टक मेरी पत्नी को देखकर रोने लगा। मैंने कहा, मैं कभी टिप नहीं लेता। मार्केट में अभी मंदी है। टिप्स लेने वाले हमेशा शराबी जैसे होते हैं जिनकी प्यास बुझती ही नहीं। टिप्स कई बार बड़े नुकसान का कारण भी बन जाती है। मेरा एक दोस्त था जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर था। उसने एक बार इसी तरह से अपने $3500 गंवाए थे। मैंने पूछा कि ये किसके कारण हुआ, तो एक ब्रोकर ने और न्यूज चैनल वाले ने कहा आज स्टॉक परचेज करने चाहिए। लेकिन फ्राइडे मॉर्निंग में मार्केट पहले 6 मिनट में ही 6 अंक नीचे गिर गया। हर किसी को शेयर खरीदने में घबराहट हो रही थी। स्टॉक बुरी तरह टूट चुका था। एक्सपर्ट इसकी स्टडी में लग गए। इस बीच पेंसिल्वेनिया का एक डच मैन वॉल स्ट्रीट में नया आया था और वो एक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट के साथ साथ अनबिलीवेबल मिस्टरियन भी था। वो सिर्फ खुद पर यकीन करता था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का था। वो आंकड़ों का बड़ा खिलाड़ी था और किसी भी आरोप को सिरे से खत्म करने की काबिलियत रखता था। उसने राष्ट्रपति रेनहॉर्ट से बातचीत की। उसने एक शीट पर आंकड़े लिखे और मुझे दिखाने लगा कि उसकी कंपनियां अलग अलग डिवीजन में क्या क्या काम कर रही हैं और कितना पैसा कमा रही हैं।
साथ ही उसने ये भी बताया कि वो एक्सपेंसेस में कहाँ कटौती कर रहे हैं। फिर उसने उस महंगे कागज पर बनी शीट को मरोड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। बहुत जल्द सभी को फाइनेंशियल एक्सपर्ट टिप्स देकर इम्प्रेस करना चाहता था। उसके हाथ में खूबसूरत नोटपैड था। हालांकि वो बड़ा आदमी था, लेकिन वो नोटपैड पर भी कुछ लिखता रहता था और उसे डस्टबिन में डाल रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिजूल में पेपर बर्बाद कर रहा था। मेरे कॉलेज फ्रेंड में से एक दोस्त को हमेशा कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था। हाँ, वही मुझे ब्रेकफास्ट के टेबल पर कुछ स्टॉक बेचने की राय दे रहा था। लेकिन ना तो मैं इस समय उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था, ना ही शेयर मार्केट पर, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस स्टॉक ऑपरेटर था और ये महसूस कर रहा था कि मुझे उसके बाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जब भी अनएक्सपेक्टेड शेयर खरीदे, मुझे हमेशा लॉस ही हुआ। एक बार मैंने यूटा कॉपर के 5000 शेयर खरीदे और तुरंत बेच दिए, क्योंकि वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। स्टॉक के रियल स्कोर को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है। एक्सपीरियंस ने मुझे ये क्लियरली समझाया है कि हर आदमी को अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का एक चांस जरूर मिलता है। ऐसा ही एक बार फिर मेरे साथ हुआ और मुझे कोई $15 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक प्रिंसिपल जो कभी नहीं बदलेगा, वो ये है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज में मास्टर हो जाते हैं। एक डॉक्टर कई तरह की बीमारियों, दवाइयों और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को देखता है और फिर बीमारी का ट्रीटमेंट लिखता है। ये काम करते करते वो एक दिन स्पेशलिस्ट हो जाता है। अपने एक्सपीरियंस से वो 100% श्योर हो जाता है। आपका पैसा खो सकता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कभी नहीं खो सकता। स्टडी, एक्सपीरियंस, मेमोरी और मैथमेटिक्स, ये चारों चीजें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें हर चीज का सही तरीके से चेकअप करना आना चाहिए। वो सही है या गलत, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसे हमेशा पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ईयर ओवर ईयर एक्सपीरियंस आपको मास्टर बनाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वस्तुओं के मार्केट पर हमेशा नजर रखता हूँ और मेरी ट्रैकिंग हमेशा इस मार्केट पर होती ही है। ये मेरी वर्षों पुरानी आदत है। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1921 की कंपैरिजन में इस बार गेहूं की फसल और ज्यादा अच्छी होगी। मैंने जजमेंट लगाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने रेलवे शॉपकीपर और कोल माइंस की स्ट्राइक के बारे में भी दिमाग लगाया। मेरा माइंड हमेशा उन चीजों पर ध्यान रखता था जो शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगी। स्ट्राइक के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होंगे और ये चीज है गेहूं के रेट पर रिवर्स इफेक्ट करेंगे। रेलवे द्वारा गेहूं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इसका एक मतलब ये भी है कि दोनों फसलों का माल एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब बाजार से एक साथ गेहूं गायब हो जाएगा। साफ है, गेहूं की कीमत डाउन जाएगी। मंदी और बिक्री के बीच समय बर्बाद करना मेरे प्रिंसिपल में नहीं है। इतने सालों में मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बाजार जिस तरह से चले, उस तरह से ऑपरेटर को अपना बिहेवियर रखना चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझसे एक बार कहा था कि कभी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन आपकी ओर बढ़ी है तो आपको ट्रैक से हट जाना चाहिए। ऑटोमोटिव शेयर इसी तरह बढ़ रहे थे। मार्केट तेज चल रहा है। कई कस्टमर लगातार मुझसे कांटेक्ट में थे। मैं बिजनेसी हूं और मेरी चिंता नई बात नहीं। उस दिन अलग अलग कस्टमर ने लगभग आधे मिलियन शेयर खरीदे। गायना में की गई मेरी खरीदी पर भी मुझे नुकसान हुआ। हालांकि कॉटन की 50,000 गांठें मुझे प्रॉफिट दे गई। मेरे अनुसार स्टॉक का ये सौदा दिलचस्प था और मैं इसे बंद नहीं करना चाहता था। मैं फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद प्रॉफिट बढ़ते ही मैंने शेयर बेच दिया। पर अब मैं फ्री था। मैं आराम करने के लिए हॉट स्प्रिंग चला गया। अगली सुबह मैं सब कुछ भूल कर गोल्फ खेल रहा था। अगले दिन मार्केट हाई चला गया और मैंने आंख मीचकर 1 लाख खर्च कर दिया। इसके बाद मुझे भूख लगी तो मैं डाइनिंग रूम में चला गया और लंच का ऑर्डर दिया। लंच करते हुए मैं मार्केट न्यूज पर नजर रख रहा था और मुझे भी और कॉटन बेचना था। फिर मैं एक बार वॉशिंगटन पहुंचा और वहां अपने ब्रोकर ऑफिस जाकर पुराने दोस्तों से मिला। वहां ऑफिस में मुझे टक्कर मिले जो इस ऑफिस के चीफ हैं। मैंने कॉटन की 40,000 गांठ सेल कर दी और मार्केट अब लगातार ऊपर चल रहा था, लगभग 75 अंक तक। नेक्स्ट रिजल्ट आने के पहले मैं कार से वॉशिंगटन छोड़कर न्यूयॉर्क रवाना हो गया। मैं अपने हॉट स्प्रिंग वाले दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में लंच कर रहा था। वॉल स्ट्रीट में इतिहास यानी हिस्ट्री खुद को लगातार दोहराती है। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई शॉर्ट्स कवर करने की कहानी तो याद ही होगी। लोग स्टॉक एक्सचेंज के अप एंड डाउन से हमेशा परेशान हो रहे थे और इस दौरान मकई ने सारा खेल खेला था। कई बार चीजें उस तरह की नहीं होती हैं जैसा कि न्यूज़पेपर में दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव अपनी जगह कायम रहता है। हाल ही में जब हाफ वीकली मेल आया तो मैंने स्टॉक कोटेशन को देखकर ट्रेडिंग को 155 के ऊपर पाया। मेरी नजर मार्केट पर थी और मैं अपना पसंदीदा काम कर रहा था, मछली पकड़ने का। बाकी सारी न्यूज मुझे न्यूज़पेपर से मिल रही थी। फिर मैं वापस न्यूयॉर्क लौट आया। इतने सालों में मुझे शेयर मार्केट ने फियरलेस और पैशनेट बना दिया था।
मुझे बाजार में काम करने के लिए किसी सब्जेक्ट या किसी करिकुलम की आवश्यकता नहीं थी। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बिना किसी सिलेबस के मार्केट में मौजूद था। मुझे पता था मैं केवल नॉलेज से ही आगे बढ़ सकता हूँ, और अगर मैं गिरता हूँ तो ये मेरी गलतियां होंगी। लोग सुने सुनाए आइडिया पर काम कर रहे थे और कमीशन घरों में कमा रहे थे। मैंने जब भी कोई भविष्यवाणी की वो अक्सर सही निकली और मैंने अपना टारगेट अचीव ही किया। एक दिन बाजार बेहद कमजोर था और बिजनेस लगभग 90 अंक गिर चुका था। कारण वही पुराना था। मेरे पास अवसर था क्योंकि मार्केट बड़ा था और ट्रेडिंग जोरों पर। ये एक ऐसा समय था जब मेरे पास नया बिजनेस करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने पुराने बिजनेस में काफी बिजी हो चुका था। मेरे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मुझे नहीं पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में हेर फेर शब्द का यूज पहली बार कब किया गया। एक शेयर की खरीदी के लिए मार्केट में हेराफेरी आम बात हो गई है। इसके लिए कानूनों को तोड़ा गया है। शेयर मार्केट के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी और इसे रोका कैसे जाए किसी को नहीं पता था। मुझे अपने बिजनेस के हर स्टेप्स में डीप नॉलेज था और इंटरेस्ट भी। मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा, लेकिन मैं आज तक स्टॉक का हेर फेर सीख नहीं पाया। दोपहर 1 बजे बाद मोस्टली ब्रोकर्स हेर फेर ही सीखते हैं। शेयर मार्केट के स्टॉक ब्रोकर्स के मेंटल स्टडी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वेपन्स बदल सकते हैं लेकिन वॉर के रूल्स नहीं। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को फील्ड ऑफ बैटल माना जाए तो वॉर के नियम कभी नहीं बदलते, स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, बस हथियार बदलते हैं। इस पूरी बात की अगर समरी देखी जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि स्टॉक की अटकलों में प्रिंसिपल का जजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए आपको लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहना होगा। ऐसे में जब मैंने कुछ पुराने सौदों और सौदों के तरीकों के बारे में सुना तो मुझे लगा कि 1900 के दशक की कंपैरिजन में 1860 से लेकर 70 के लोग कुछ ज्यादा ही भोले थे। लेकिन हमेशा बदलाव का नियम हर चीज पर लागू है। मनी और रेपुटेशन एक दूसरे से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में करप्शन के कई मामले हैं जिसमें लोगों को जेल जाना पड़ा। हेराफेरी के कई मामले अब तक मार्केट की खबरों के साथ जुड़ चुके थे। आम जनता एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बिजनेसमैन के साथ डील करती है और कई बार उन्हें धोखा मिलता है। कई लोग बर्बाद हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे, लेकिन मार्केट अपनी जगह बना हुआ था। कई साल पहले मैं एक पुराने ब्रोकर जे गोल्ड से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करने का प्रॉमिस किया था। वो सचमुच जेंटलमैन थे और बेहद असाधारण, गजब की पर्सनालिटी के मालिक थे। वो कई बार बड़ी डील कर चुके थे और जीत चुके थे, बहुत रिच थे। ऐसे लोग अब कम होते हैं। उन दिनों एक ग्रुप उधार लेकर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता था और फिर पैसा लॉकअप हो जाता था। ये उन दिनों हेरा फेरी का एक नया तरीका था जो आजकल नहीं है। मैंने कभी भी बिजनेस पर रहते हुए किसी ग्रेट स्टॉक मैनिपुलेटर से रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं की। यहाँ मेरा मतलब लीडर से नहीं है। मैं मैनिपुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की। मैं जब पहली बार न्यूयॉर्क आया था तो जेम्स और किन उस समय सबसे ग्रेट थे। वो उनका प्राइम टाइम था। तब मैं मार्केट में यंगस्टर था, डुप्लीकेटिंग यानी हेराफेरी को लेकर चिंतित था। मैंने कई बार रिपोर्टेड ऑफिस में काम किया और बकेट शॉप भी ज्वाइन की। मार्केट की चाल, हेराफेरी और इस तरह का धंधों से मैं बिल्कुल अनजान था, लेकिन मेरी नजर में वो आज भी स्टॉक एक्सचेंज के राजा ही थे। किन सबसे साहसी और शानदार ऑपरेटर रहे जिन्होंने अब तक वॉल स्ट्रीट में काम किया। वो महान बिजनेसमैन थे और अपने समय के किंग थे। उन्होंने कभी भी पूल चार्ज नहीं लगाया। एक समय ऐसा भी आया था जब शेयर मार्केट का टोटल बिहेवियर उनके बिहेवियर पर डिपेंड था। एक मैनिपुलेटर के द्वारा अपने सपोर्टर्स को गलत समझा जाना शेयर मार्केट के नजरिए से बेहद मुश्किल था और गलत भी। उन्होंने कभी भी अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी भी किसी का शोषण नहीं किया। हम कीन के काम करने के तरीकों को स्टडी नहीं कर सकते। एक शानदार ऑपरेटर जेम्स आर कीन, एक महान स्टॉक ऑपरेटर, स्टॉक एक्सचेंज का हर खेल जानता था। 1922 में भी उतना ही सफल था जितना 1901 या 1876 में। जब पहली बार कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क आया था तो उसने 2 साल में $9 मिलियन कमाए। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी स्पीड भीड़ से भी बहुत अधिक थी। वो इमेजिनेशन के बाहर का आदमी था, पर ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई प्राइज होते हैं और ना ही उनके लिए कोई सैलरी। हम बात कर रहे थे हेराफेरी के बारे में। जनरली हेराफेरी का मेन काम जनता के स्टॉक को हायर रेट में बेचना होता है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरे कस्टमर भी पैसा कमाने चाहिए। ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए, लेकिन हेराफेरी में ये नहीं होता। एक सवाल और जो स्टॉक एक्सचेंज में जनरल पूछा जाता है, ये है कि एडवर्टाइजिंग का सबसे इफेक्टिव आइडिया कौन सा है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा एजेंट टीकर है और सबसे अच्छा मीडियम टेप। हालांकि मैं अपने कस्टमर के लिए कोई लिटरेचर नहीं लिखने वाला।
मैं सिर्फ स्टॉक में एक्टिव रहना चाहता हूँ और रिक्वायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। कोई किसी भी लेवल पर स्टॉक परचेज करे या सेल करे, इसके लिए मार्केट फ्री है। मार्केट हमेशा लोगों की लेटेस्ट लीडरशिप को फॉलो करता है। मैंने हमेशा अपने बिजनेस में एक चीज को प्रायोरिटी दी है कि मैं अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्टर्ब किए बिना बिजनेस कर सकता हूँ। मैं मार्केट में हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहा और मैं स्टॉक में हेर फेर कर रहा हूँ तो वो परचेजिंग में अपसाइड में जाता है। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि हेर फेर के दौरान में ये जरूर याद रखता हूँ कि मैं स्टॉक बिजनेस में हूँ। टेप के साथ हमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए। कभी भी प्रॉफिट हो तो उसे दोहराने की कोशिश कभी ना करें। प्रॉफिट खुद ब खुद होगा। मैं जानता हूं कि मैं फिलहाल कुछ इफेक्टिव नहीं कर पा रहा हूं। एम्पियर स्टील स्टॉक मार्केट का एक रेपुटेशन वाला नाम था। ये मेरे सक्सेस होने का एक सॉलिड एग्जाम्पल था, क्योंकि इसके स्टॉक की कीमत मार्केट में 30 अंक बढ़ा। मेरा प्रॉफिट मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर था। इसके और बढ़ने की पॉसिबिलिटी थी जो मुझे एनकरेज कर रही थी। इंपीरियल स्टील ऐसा स्टॉक है जिसने कभी भी अनइवन बिहेवियर नहीं किया। मैं जानता था किसी शेयर की एक्चुअल प्राइस और जनरल बाजार की पोजीशन क्या है, इसलिए मैंने बैलेंस बना रखा। शेयर मार्केट में रिस्क कभी भी कम नहीं होता। अलग अलग तरीकों और अलग अलग कारणों से रिस्क बना रहता है। कुछ रीजन तो पता होते हैं, लेकिन कुछ अनजान रीजन से भी शेयर मार्केट इफेक्टेड होता है। मुझे बहुत अधिक स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं अपने रेगुलर कस्टमर के साथ ही सारी चीजें कंपाइल कर रहा था। प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के साथ इंपीरियल स्टील पर बूल टिप्स नहीं ले रहा था। जब भी कोई न्यूज़पेपर या कोई फ्रेंड या रिलेटिव मुझे स्टॉक के बारे में मेरी राय जाहिर करने की बात कहता है तो मैं कभी भी संकोच नहीं करता। मैं एडवाइस देता हूं और एडवांस लेता भी हूं। टेप एक अचूक हथियार था। मैंने सभी स्टॉक बेच दिए, कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया। अब रेट डाउन होना बंद हो गया था और सेलिंग का ऑर्डर भी बंद हो चुके थे। शुरुआती चरण से अब 70 अंक करेक्शन हो चुका था। मैंने बीच में ही सारे शेयर बेचने का ऑर्डर दे दिया। एक शानदार एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी मुझे प्रॉफिट दे रही थी। मेरे सेलिंग लिमिट के बाहर थी और काफी स्पीड से थी। मैंने इंपीरियल स्टील को कैपेसिटी डेवलप की और उसे ऑपरेट किया। कीमतों में अप एंड डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने अपने कस्टमर में विश्वास जगा दिया था। इसी कारण इशू खत्म हो गई। मैंने कई हजार शेयर बेचे। मैं $100 प्रति शेयर पर इंटीरियर स्टील के शेयर बेच रहा था। हर कोई इसे एक बेहतरीन स्टॉक मान रहा था। इस कंपनी की वैल्यू मार्केट काफी हायर थी और स्टॉक हाई रेट पर बिक रहा था। इस सब के बीच जॉन पेटिस और मेरे बीच डिसएग्रीमेंट को लेकर बात चल रही थी। वो मुझे लाखों के शेयर में डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिछले कई सालों से मेरा दोस्त था। इसलिए मैंने उसे समझाया और सलाह दी और उसने आखिर में मेरी एडवाइस मानी भी। वो ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड रहता था। मैंने उससे कहा कि मैंने रिवर्स इफेक्ट का कैलकुलेशन किया है और इन्हीं के साथ हमें बाजार में फाइट करनी होगी। बाजार का एक नियम है, जो बाहरी लोग हर रेट पर खरीदने के लिए सही जजमेंट नहीं लगाते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। कुछ बातें सिर्फ ऑन पेपर ही होती है। एक दिन जिम बार्न्स, जो मेरा बेस्ट ब्रोकर है, मेरा क्लोज्ड फ्रेंड भी है, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम एक बड़ा एक्सपीरियंस लो। इससे पहले मुझसे इस तरह की बात सुनी नहीं थी। उसने मुझे बताया कि उसकी एक फर्म फिक्स स्टॉक में इंटरेस्टेड है। उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि उन्हें बड़े ब्लॉक मार्केट में आना कंपलसरी हो गया था। जिम चाहता था कि मैं उनके लिए मार्केटिंग करूं, लेकिन मैं कुछ कारणों से उनके साथ नहीं होना चाहता था। हालांकि वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा कलीग और अच्छा ऑफिस पार्टनर था। अंत में मैंने कुछ चीजें करने के लिए सहमति दे दी, लेकिन एक ही समय में देश के सबसे बड़े बैंक को ट्रस्ट कंपनी में प्रमोटरों और एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसी को करोड़पति बनाना इतना आसान नहीं था। उनका पर्सनल कैपिटल बाजार को संभालने और सही ठहराने के लिए बहुत कम था। लेकिन नई फर्म के आने से पुराने और नए शेयरों के रेट में सुधार हो सकता था। कभी कभी स्टॉक को चौगुना करके आप अपने शेयरों को 30 से 35 पर बेच सकते हैं और वही पुराने स्टॉक के लिए 120 से 140 के बराबर भी। जिम में अपने बैंक के प्रेसिडेंट के जरिए शिडी कैंट को $3,500,000 उधार दिए। शिडी कैंट ने राष्ट्रपति को प्रॉमिस किया था कि कीमतें 50 से डाउन नहीं होंगी। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल डील थी। हालांकि बात यह भी सच है कि जिम और उसके साथी एक्सपीरियंस हैं। उनमें बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वॉल स्ट्रीट की हर चाल से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने केवल पब्लिक की परचेजिंग कैपेसिटी को इंपॉर्टेंस दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का मार्केट दूसरों के मुकाबले अच्छा था। प्रमोटरों को सबसे अच्छी उम्मीद ये करनी चाहिए थी कि अगले कुछ सप्ताह में नए स्टॉक बेचने पर उन्हें एवरेज 50 से 75 अंक की बढ़त मिलेगी।
इस तरह उनकी 2 पूंजीगत गलतियों के रिजल्ट सामने थे। पब्लिक ने नए स्टॉक को नहीं खरीदा क्योंकि पूरे बाजार में रिएक्शन नेचर डेवलप था। जिम और उसके पार्टनर ने बैंक से $35,000 का कर्ज ले रखा था। ये उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी था। पब्लिक सिर्फ 50 पर खरीदने के लिए तैयार थी। इसी बीच जिम ने मुझसे 10,000 शेयर बेचने की गुजारिश की। जिम को भी अपने पुराने स्टॉक से प्रॉफिट कमाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हालांकि ये शेयर मार्केट और सिंडिकेट में उसका सबसे छोटा नुकसान था। वो निराश था। इस समय जनरल मार्केट ना तो एक्टिव था ना ही सॉलिड। मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया कि मैं पहले कंडीशन को देख लूंगा, इसके बाद तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। मैंने कंपनी के हिस्ट्री पर अभी तक स्टडी नहीं की थी और मैं उसके पिछले साल की रिपोर्ट को भी डिटेल में चेक नहीं कर पाया था। मार्केट स्टेटस चेक की थी। मैंने उनसे कहा कि समय का इंतजार कीजिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे सजेशन को मानेंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले लोग थे और मुझे अच्छी तरह से जानते थे। इससे पहले उनकी कंपनी ने काफी प्रॉफिट कमा रखा था। एक वक्त था जब उनके पास 70,000 शेयर थे। उन्होंने अपने भतीजे के साथ बिजनेस शुरू किया था और $5,000 के लिए उसने उन पर मुकदमा दायर कर दिया था। कुल मिलाकर बिजनेस उन्हें विरासत में मिला था। बाजार की सफलता और असफलता कई लोगों को न्यूज़पेपर में ला देते हैं। साहित्य और उपन्यास के नायक यहीं से मिलने लगे। वैसे मैंने कभी स्टैकिस्टों को उपयोग नहीं किया। उन्हें उनके बहुत सारे दोस्तों ने इनकरेज किया था। मैंने जल्द ही बेहतरीन काम शुरू किया और लगभग डाउन हो चुके शेयरों में बाजार को शुरू करने की कोशिश में लग गया। इसी बीच एक आदमी है जो $4 लाख कैश इन्वेस्ट करना चाहता था। ऐसे में छोटे कस्टमर का वेट करना ठीक नहीं था। स्टॉक जल्दी ही 50 अंक के पार पहुंच गया, जो सिटी कैंट के लिए बहुत बेहतरीन था। पहले घंटे में बाजार का रुख साफ था। पिछले 6 महीने में पहली बार बाजार इतना तेज था, ऐसा लग रहा था आज का दिन सनसनी भरा है और पूरा मार्केट तेजी से इफेक्टेड था। कमीशन एजेंट भी अच्छा पैसा बना रहे थे। मेरे ब्रोकरेज मानते थे कि मैं जानना चाहता हूं कि वो मुझे लगातार न्यूज और फोन पर बाजार की खबरें देते रहें। बाजार की तेजी अपने आप सभी को इनकरेज करती है। अगले दिन खरीदारी और तेज थी। एक्सपर्ट इस पर स्टडी कर रहे थे और बाजार अपना नेचर बदल चुका था। सभी एकदम से नीचे जा सकता था, लेकिन मैंने अपने सौदे तब तक जारी रखे जब तक मेरे 30,000 शेयर नहीं बिक गए। स्टॉक बढ़ाने का एकमात्र तरीका है स्टॉक खरीदना। ये ग्राउंड बिजनेसमैन का थंब रूल है। अगले दिन नाश्ते से पहले न्यूज़पेपर में बाजार की खबरें थी जो कि पॉजिटिव थी। लैरी लिविंगस्टन की तारीफ छपी थी। उस दिन लगातार मेरे फोन की घंटी बजती रही। अगले दिन मुझे बहुत ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बिक्री तेज हो चुकी थी। मैंने कीमतों को हायर साइड रखकर बिक्री शुरू की। मैं जल्दी में था क्योंकि मैं सही था। मैंने 50,000 शेयरों को प्रॉफिट पर बेचा था और मुझे फ्लावर एंड कंपनी के 25,000 से अधिक शेयरों का कमीशन भी मिला। मैंने 10,000 शेयर जिम के लिए भी भेजे थे क्योंकि वो मेरा दोस्त था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी। वो अब अच्छा महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे छुट्टियों की जरूरत है। एक दिन जब पूरा मार्केट डाउन चल रहा था और 40 के नीचे चला गया था, उससे पहले मैंने मार्केट डाउन जाने की भविष्यवाणी की थी। मेरे दोस्तों को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने क्लोज्ड फ्रेंड की बातें भी नहीं मानता था और उनके टिप हमेशा ध्यान में रखता था। दोस्तों में कई तेज माइंड वाले सट्टेबाज भी थे। वो बड़े गैम्बलर थे और बाजार के गेम जानते थे। मेरे दोस्त ने मुझसे अचानक पूछा कि मार्केट जिस तरह चल रहा है, लैरी अगर तुम होते तो क्या करते। मैंने सीरियसली कहा कि आप मेरा नेचर जानते हैं कि मैं क्या करता। मैं उन्हें कहीं बाहर बेच देता। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर मैं ऑफिस से बाहर चला गया। 1-2 दिन बाद अपने स्टॉक को बेचने के लिए वापस आए और मुझसे मदद मांगी। उसका नाम गार्डन था और वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अंत में मैंने उसके स्टॉक को पूल में डाल दिया और मुझे सर्विस चार्ज के रूप में अच्छा खासा पैसा मिला। पिछली बिक्री जो 30 पर समाप्त हुई थी, वहां सामान्य बाजार होने के कारण वहीं स्थिर थी। फिर बाजार 44 के करीब पहुंच गया और यहीं पर खत्म भी हो गया। बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहा। शेयर मार्केट से अटकलें हमेशा जुड़ी होती हैं। ये वांटेड और अनवांटेड दोनों है। खतरों में चेतावनी भी है और खुद खतरा भी। आप लोगों को गलत जजमेंट लगाने से नहीं रोक सकते, वो कितने भी कैपेबल हों और कितने भी एक्सपीरियंस्ड। जब फुल एक्सपीरियंस के साथ बनाई गई प्लानिंग भी गलत तरीके से एग्जीक्यूट की जाएगी तो रिजल्ट अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा नेचुरल एनिमी अपनी जगह बरकरार है। मैं कभी कभी जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि 25 साल पहले जब मैं पहली बार वॉल स्ट्रीट आया था तो क्या था। आज मुझे हर बदलाव को स्वीकार करना है। हर चेंज एक्सेप्टेबल है। स्टॉक एक्सचेंज केवल अमीर बनने का खेल नहीं है। ये केवल इन आउट एंड आउट का खेल नहीं, बल्कि यहाँ सब कुछ जायज है। ठगी भी, हेराफेरी भी और ईमानदारी भी।
मुझे याद है 1901 में जेपी मॉर्गन यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन को बाहर लाया था। इनमें से ज्यादातर 2 साल से कम पुराने थे। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि ये बहुत छोटा इशू था। सच पूछिए तो ये एक बल्क स्टॉक था जिसमें कई सालों से परचेसिंग और सेलिंग नहीं हुई थी। मार्केट में हमारे सबसे बड़े दुश्मन नॉलेज की कमी, लालच, फेयर और होप हैं। दुनिया भर के कानून की किताबें और एक्सचेंज के नियमों में जो कुछ भी लिखा है, बाजार उससे भी अलग है। एक प्रमुख बैंकर का कहना है कि गिरावट वाले बाजार की उम्मीद करना हमेशा जल्दबाजी है। उसने ऐसा क्यों कहा और उसने ये कहते हुए अपना नाम क्यों नहीं डालना चाहा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। शायद उसे डर था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसकी बात मीनिंगफुल होती है। बाजार में सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि पैसा कैसे बनाया जाए, बल्कि पैसे को गंवाने से बचाने की कोशिश भी की जाती है। ऐसी बातों पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 100% श्योर हूं मैं कि यदि अफवाहें ना फैलाई जाएं तो बहुत कम लोगों का नुकसान होगा। शेयर मार्केट के बारे में हर किसी को स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए जब तक कि आपको बहुत अधिक एक्सपीरियंस ना हो। तो बयानबाजी शेयर मार्केट को बहुत अफेक्ट करती है। आप कोई बड़े ऑफिसर भी नहीं हैं। ऐसे में आपके नाम से की गई बयानबाजी या स्टेटमेंट मार्केट के लिए खतरा है। जनता को हर साल इसी तरह के अनऑफिशियल स्टेटमेंट से कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। मार्केट की पोजीशन, मार्केट के रेट, मार्केट के अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग, ये सब चीजें सिर्फ ऑफिशियल होना चाहिए। स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, क्या सुधार जारी रहेगा, इस बात को पब्लिकली मैनेजमेंट को ही बताना चाहिए या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन या राष्ट्रपति। मार्केट मैनेजमेंट के लोगों को भी इस तरह से अंदरूनी सूत्रों की जांच करनी चाहिए और अगर बयानबाजी बढ़ रही है तो इस पर लगाम लगाना चाहिए। खुद से सवाल करने चाहिए। एक मामूली डायरेक्टर जो अपने नाम का उपयोग भी नहीं करना चाहता, स्टॉक के बारे में स्टेटमेंट देता है और जनता को गुमराह करता है। लोगों को एक ही स्टॉक बेचने से रोकने के लिए मार्केट स्टडी जरूरी है और वही अफवाहों पर ध्यान न देना और ज्यादा जरूरी, क्योंकि अफवाहों के बाद यदि मार्केट डाउन होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस की कंडीशन कंपनी के फ्यूचर को इनकम के नजरिए से डायरेक्ट इफेक्ट करती है। यदि लॉस होता है तो कंपनी के बिजनेस में अगली बार स्टॉक इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाता है। जनता प्रॉफिटेबिलिटी के साथ तलाश पर भी थिंकिंग कर सकती है। जब वो एक कंपनी के शेयर परचेज करने या सेल करने के बाद पैसा बनाने की कोशिश करती है, ऐसे मामले में शेयर मार्केट में मौजूद कुछ लोगों की स्थिति सच्चाई के करीब है। बूल पूल में मेंबर्स का कहना है कि जब न्यूज एजेंसी ने उनसे देश भर में प्रिंटेड और ब्रॉडकास्ट न्यूज के बारे में जानना चाहा तो वो अफवाहों के चलते जवाब नहीं दे पाए। मार्केट के अंदर के लोगों के लिए डाउन मार्केट में सेल करना सही है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए जिन्होंने 35 या 40 के रेट पर भुगतान किया है, उनके लिए मामला अलग है। एक बुल मार्केट में विशेष रूप से बूम में पब्लिक पहले जैसा बनाती है, बाद में बुल मार्केट को ओवरस्टे करके गवा देती है। पब्लिक को कुछ क्लियर टिप्स से अलर्ट रहना चाहिए जो ये बताती है कि अनजान अंदरूनी लोग जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं। जनता हमेशा से ये बताना चाहती है कि वो टिप देने और टिप लेने वाले लोग बाजार में रहेंगे। ये सही है कि ब्रोकरों को अपने कस्टमर को मार्केट पेपर और अपने शब्दों को मीडियम बनाकर बिजनेस टिप देनी चाहिए, लेकिन ब्रोकर्स को एक्चुअल कंडीशन पर भी ध्यान देना होगा। ब्रोकर को पिछले 6 से 9 महीने की स्टडी करनी चाहिए। आज की कमाई ब्रोकर को अपने कस्टमर को स्टॉक खरीदने की सलाह देने के लिए सही नहीं है, जब तक इस बात की गारंटी ना हो कि आज का बिजनेस एक स्टैटिक कंडीशन के साथ चलेगा। लेकिन ब्रोकर्स को सिर्फ अपने कमीशन की चिंता होती है, इसलिए वो एवरेज मार्केट पर भी कमीशन कमाकर जनता के पैसे से पैसा कमा लेता है और अपना जीवन यापन करता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंटरनेट ब्लू ब्रोकरेज के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा मार्केट डेवलप करें जो मेरे 50,000 शेयर के स्टॉक्स को निपटा दें। देश के अधिकतर हिस्सों में डिफरेंट ब्रांचेस में एक दूसरे से कनेक्टेड ब्रोकर आमतौर पर ऐसा करते हैं। वॉल स्ट्रीट में ऐसा होता ही है। जब स्टॉक को प्राप्त करते हैं जो पहले से ही उन्हें प्रॉफिट दिखा रहा है, तो बेशक एक आम आदमी स्टॉकिस्ट की सलाह मानेगा और खरीदने पहुंच जाएगा। एक जनरल सेलिंग इक्विपमेंट जो बिना सोचे समझे जनता के लाखों डॉलर खर्च कर देता है, अब तक किसी भी तरह से कानून उस तक नहीं पहुंच पा रहा था और वो बाजार के लिए खतरा है। विशेष रूप से वो स्टॉक की पूंजी को तो बढ़ाता है, लेकिन रियल में स्टॉक केवल पेपर पर ही बढ़ता है। कई तरह की प्राइस स्कीम और लालच जनता को हर साल लाखों डॉलर खोने पर मजबूर कर देती है। हालांकि ऐसे भी कानून हैं जो निश्चित रूप से जनता को एक्चुअल रेट से नीचे स्टॉक बेचने से बचाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। पब्लिक को एक्चुअल रेट के ऊपर स्टॉक खरीदने के खतरे से कैसे बचाया जाए,
इस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बुलिश न्यूज जो सही नहीं है उनको कौन फैला रहा है, इनको दंड कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। नॉर्मल पब्लिक इंटरनल एडवाइस पर स्टॉक खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाती है और मंदी का शिकार हो जाती है। ऐसे झूठे लोगों को कानून द्वारा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जिससे लाखों लोग ठगी का शिकार होने से बचेंगे। प्रमोटर, मैनिपुलेटर और अफवाह को फैलाने वाले लोगों को पब्लिक लॉस के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मैंने पहले कई बार कहा है और फिर कहता हूं कि शेयर ऑपरेटर के रूप में कई वर्षों तक काम करने के बाद मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति लगातार शेयर मार्केट को हरा नहीं सकता। उसे एक न एक दिन बाजार से हारना ही होगा। व्यक्ति पैसों से पैसा बना सकता है, शेयरों से कमा सकता है। शेयर मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हैं। यहाँ संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि अटकलों के बाजार में 100% सही कुछ भी नहीं। वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल बिजनेसमैन को पता है कि यहाँ पर हर आदमी अकाल, महामारी, फसल अनसक्सेस, पॉलिटिकल चेंजेस एटसेट्रा से अफेक्टेड है, जो मार्केट को तोड़ सकती है। तो फिर ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए एडिशनल चीजों जैसे अफवाह को क्यों लाया जाए? देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। આજે ફકીરની ફકીરી ગઈ તરછો ને સુસે નહીં સેટ પેલો માદર છો। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए।